आज तक इंटरव्यू लिए थे, आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये आज के समय में जो है गोदी मीडिया का बड़ा एक ट्रेंड आता है। एक मौलाना एक पुजारी को बिठाओ, बिठाते रहो। ये पत्रकार है क्या? वो एक तरीके से मजदूर ही तो है। स्कैंडल्स होते हैं। कोई कवर किया था आपने? ना कोई रामलीला देख रहा, टीवी भी नहीं देख रहा। गाँव में कोई 4G है, फोन है और पूरा परिवार जो है एक साथ स्क्रॉल कर रहा है पूरी रात भर। अब रामलीला में क्या हमारे यहाँ होता है कि रावण का पाठ कौन खेले, उसके लिए भाई साहब गोलियां चल जाती थी किस जमाने में। देखो लोगों ने कैसा ट्रेंड बना दिया। भगवान शंकर जटा, कहीं पर सुल्पा पकड़ा दिया, कहीं पर कुछ पकड़ा दिया। हनुमान जी के भी एकदम डोले शोले सब निकाल दिए। तो भगवान, लेकिन जो ये जय श्री राम लगा के हिंसा हो रही है, महात्मा गांधी ने तो मरते समय हे राम बोला था और तुम किसी को मार के राम बोल रहे हो। राम ने कब किसी को कहा किसी को मारो, किसी की हत्या करो? इंतजार करना उसका। अरे इंटरव्यू दो, कवरेज देख रहे लोग, अभी मरेगा, अभी होगा एनकाउंटर। जिस दिन उसको लेके आए वीडियो ऑल, और ये देखो बोला ठीक है मत मूत रहा है अब भला तो ये देखो बोल ये बाथरूम कर रहे हैं यहाँ पर। फुल जूम करो इसको, जूम। कुत्ता गुलदार को भगा देगा लेकिन बंदर को भगाना मुश्किल हो रहा है। पहाड़ों के ये हाल है। अच्छा। नो नहीं बोली तुम्हारे देहरादून में जमीन विजुअल बेवकन से पहले रिश्ता नहीं में ना लो छोड़ असल मायने में तो उत्तराखंड का आदमी सोशल मीडिया पे पहाड़ बचा रहा है ना आजकल। जीबी रोड बड़ा फेमस है देह व्यापार के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होकर के वहां जाते हैं। ये का पूरा इन्वॉल्वमेंट उसे देखना। स्वामी मोहे संग ले जाना होगा, भगवान राम बोलते हैं। सिया दुख बनने उठाना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका भैजी बोला बातचीत के एक और एपिसोड में। मैं राहुल रावत। भैजी बोला बातचीत हिमालय का नंबर 1 पॉडकास्ट शो है और ये हर बुधवार को सुबह 7 बजे स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे आपको सुनने को मिल जाएगा। आज के हमारे गेस्ट हैं दिग्विजय सिंह चौहान, जिन्हें मैं बचपन से जानता हूँ। मेरे बचपन के काफ़ी क्लोज दोस्त हैं ये एक पत्रकार हैं, अभी भी पत्रकारिता ही करते हैं। साथ में एक कलाकार भी हैं, मंचकार भी हैं, कवि भी हैं और बहुत सारे इनके जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं। और ये हमारा कंपटीशन एक है पहाड़ी पॉडकास्ट के नाम से, वो भी चलाते हैं, जो उत्तराखंड का नंबर 2 पॉडकास्ट है। तो इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा करी। पत्रकारिता, उसका गिरता स्तर, किस तरह से जब ये एक बार ये एंकरिंग कर रहे थे तो इनके स्टूडियो में आग लग गई थी। किस तरह से इनकी शादी कुमाऊं में हुई और इंटरकल्चरल मैरिज का क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। पहाड़ों में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। पहाड़ों में लड़कियां जो भाग रही हैं, पहाड़ों में शराब, क्रिकेट और ड्रीम 11 पे हमने चर्चा की। साथ ही हमने चर्चा करी गांव में होने वाली रामलीला और पांडव नृत्य की, देश में हो रही राजनीतिक ध्रुवीकरण की और भी बहुत सारी फन बातें की, क्रिकेट के बारे में बातें की। तो ये दो भाइयों के आपस में बहुत कैजुअल बात, आपको ये पसंद आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो पॉडकास्ट एंजॉय करिए। पॉडकास्ट शुरू होगा इन 3, 2, 1। तो मेरे बचपन के दोस्त, स्वागत है आपका दिग्विजय सिंह चौहान। स्वागत है आपका भैजी बोला बातचीत पे, क्योंकि बातचीत बहुत जरूरी है। क्या हाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया। और आप बताइए? थोड़ा आपका इंट्रो वो हो गया फंबल। ना कोई बात नहीं, चलता है, तो जीवन का दस्तूर है। क्या चल रहा था? बस बैठे हैं आपके सामने। आपके हेयर स्टाइल को देख रहे फिलहाल। तो कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। छोड़ देते थोड़ा, अभी हैं बाल तो अभी छोड़ना, अभी 30 के बाद बाल रहेंगे, नहीं तो छोड़ के क्या फायदा। वही है जीवन में, जब तक संभावनाएं हैं तब तक करनी चाहिए। नहीं इंट्रो दिया मैंने, अब इंट्रो कैसा लगा? इंट्रो तो खतरनाक ही था। इंट्रो तो अमूमन आप क्योंकि इंट्रो करते रहते हैं, आपके 10 साल का अनुभव है पत्रकारिता में, इसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है बताइए? इम्प्रूव तो देखो, अब जमाना जो है ना वो बदल रहा है बड़ी तेजी के साथ। अब वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो नहीं देखना चाहते हैं लोग उतना, कि सूट बूट पहन के आदमी बैठा रहे एसी में। और ये पानी है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं है। और ये डिस्क्लेमर देना भी जरूरी था वैसे। पर राजनीति में कहाँ घुसे यार हम? राजनीति में आपने 2017 में लॉबिंग करी थी। लॉबिंग कहाँ होती है? कांग्रेस की साइड से। बचपन से आप बीजेपी रहे हैं, कांग्रेस हैं, आप इधर उधर होते, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इन इंट्रो में आपकी इतनी सारी भूमिकाएं बताई, आप खुद को क्या मानते हो उसमें सबसे बेस्ट? खुद को तो मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि जिंदगी के संघर्ष में मेरे रूप अनेक। हाँ, ये आपकी टैगलाइन भी है एक तरीके। खैर टैगलाइन तो क्या है, तो या तो कहीं सुना होगा तो ऐसे ही बोल दिया होगा कभी ना। पर लेकिन ये होता है कि आदमी को जो है जीवन में लगभग हर तरीके का अनुभव लेना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक समझा है, जो महसूस किया है, हर तरीके का अनुभव लेना चाहिए। आज तक इंटरव्यू लिए थे, आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये भी अपने आप में एक तरीके का नया अनुभव है। तो नर्वस होंगे आप? बिल्कुल, बहुत नर्वस। आपने मतलब बहुत सारे काम किए, बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू लिए, बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन भी किए, बड़े बड़े स्कैंडल भी किए और अच्छी जगह घूमे। अच्छी जगह घूमे।
अच्छा, लेकिन स्टिंग नहीं ऑपरेशन स्टिंग करता ऑपरेशन तो, बता रहा हूं, लेकिन आपको भैजी बोला बातचीत में आने का मौका मिला, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बहुत बढ़िया, हमारा सौभाग्य था कि हम भैजी बोला बातचीत में आए, और हम भी पॉडकास्ट करते हैं तो किस दिन आपको भी बुलाएंगे। आपका मैंने सुना कि उत्तराखंड का नंबर 2 पॉडकास्ट है, क्योंकि नंबर 1 तो यहाँ है। ये आपका भी एक एपिसोड आया, मैंने देखा है, बढ़िया है। अभी हमारा तो एक ही एपिसोड आया है, अभी 3-4 निकल गए और हम तो प्रोसेसिंग में है अभी उस चीज की ना। आप तो एकदम माशाल्लाह प्रोफेशनल। तो मेरे हिसाब से आप सब खुद को सबसे ज्यादा तो पत्रकार ही मानते हैं। पत्रकार भी क्या, एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा रूप किसने दिया है, किस भूमिका ने दिया है? भूमिका तो जर्नलिज्म के फील्ड में आने के बाद ही लोग जो है थोड़ा बहुत जो जानते हैं, थोड़ा पत्रकारिता, और एक तरीके से कह लीजिए आप पत्रकार और मीडिया कर्मी में बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। अच्छा। आज के समय में वो अधिकतर लोग जो है मीडिया कर्मी बन चुके हैं। अच्छा। पत्रकारिता तो बहुत कम रह गई है। क्या होता है पत्रकार? अब देखिए, आप एक मीडिया कर्मी हो सकते हैं, लेकिन आप मैं खुद को मीडिया कर्मी मानता हूँ। हाँ, लेकिन आप एक पत्रकार नहीं है ना। पत्रकार नहीं, वही अंतर है मीडिया कर्मी और पत्रकार में। तो पत्रकार क्या होता है, मतलब पत्रकार क्या अंतर है? देखिए, पत्रकार आज के समय में तो कई सारी परिभाषाएं लोगों ने बना भी दी हैं, बहुत सारी बातें कही भी जाती हैं, लेकिन हर चीज को क्या है कि दो पहलू से देखना चाहिए, किसी एक एंगल से नहीं देखना चाहिए। आज के समय में जो है गोदी मीडिया का बड़ा एक ट्रेंड आता है, ये गोदी मीडिया है। पक्ष हो गए हैं ना, बढ़ चुके हैं। चलो गोदी मीडिया से पहले मैं बताता हूँ कि गोदी मीडिया पहले मेरे को लगता था कि मोदी जी हैं, उनकी वजह से उनको गोदी मीडिया बोला जाता है, लेकिन मेरे को बाद में रियलाइज हुई कि गोदी मीडिया उनको इसलिए बोला जाता है कि वो किसी की गोद में रहते हैं। तो मुझे लगता तो वही है, एक ही वो है, बिल्कुल सिनोनिम है वो, गोदी मोदी एक ही। ठीक है, सिमिलर लगता है ना बोलने में। तो आप क्या, वही चीज है, दो जो ध्रुव होता है ना, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, हमने पढ़ा हुआ बचपन में। तो पत्रकारिता भी एक तरीके से ऐसी हो चुकी है, दो एंगल से हो रही है, या तो एक विंग की तरफ झुके हैं या आप दूसरी विंग की तरफ झुके हैं। बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है जो न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं, न्यूट्रल तरीके से चल रहे हैं। कौन है न्यूट्रल है? अब नाम क्या लें, होंगे बतेरे होंगे, आप लोग खुद ही देख लीजिए। अच्छा, मतलब पत्रकारिता सब जगह ध्रुवीकरण हो रहा है, पत्रकारिता में भी ध्रुवीकरण हो रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्यों? अब क्यों का सवाल तो बड़ा गहरा है। क्यों का सवाल तो देखिए, कोई एक तरीके से समझ भी नहीं पाया और एक तरीके से सब समझते भी हैं, तो वही है। समझाइए। किस तरह से आप कुछ मतलब पूरी तरह से खुल के कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आपके ऊपर किसी तरह प्रेशर है? ना प्रेशर कुछ नहीं है। देखिए, पत्रकारिता जैसे आपने कहा ना, आज के समय में क्या हो गया कि आप टीवी देखिए, आप डिबेट्स देखिए, नेशनल चैनल्स देखिए, खास तौर पर मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा नेशनल चैनल्स को। जो पत्रकारिता अभी के दौर की मैं जो बता रहा हूँ, मीडिया का भी पत्रकार में अंतर, तो जो फ्रीलांस एक तरीके से जो हो चुके हैं बड़े बड़े पत्रकार, आप देख रहे हैं, जो है अपना जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको छोड़ रहे हैं, एक तरीके से कुमार और वो सब बहुत सारे हैं, सिर्फ रवीश कुमार नहीं। अच्छा। बहुत सारे हैं। तो इन लोगों ने अब फिलहाल थोड़ा इसको बैलेंस किया है, जो बैलेंस हुआ है। नहीं तो आप टीवी डिबेट्स देख लीजिए, एक तरफा ही आपको उसमें काम की मेरे हिसाब से बहुत कम चीज़ें नज़र आती होंगी। अच्छा। जो पुराने ज़माने में पत्रकार क्या होता था, झोला टंगा हुआ, उसका कलम रखी हुई है हाथ पे और कुर्ता पहना हुआ है, तो ये एक पत्रकार की एक तरीके से वेशभूषा कही जाती थी, उसको डिस्क्राइब किया जाता था इस चीज़ से। आज पत्रकार क्या है, कोट पैंट पहन के और रात को 7 बजे से शुरू हो जाते हैं बड़े बड़े चैनल्स पर, जिनको आप देख रहे हैं। उनको देख के क्या मिल रहा है तो मुझे खुद भी पता नहीं चलता है एक तरीके से। कहीं ना कहीं ये एक तरह से जैसे पुराने समय में बोलते थे कि अगर जनता को भटकाना है तो एक सर्कस आयोजित कर दो, सर्कस ही कह लीजिए। तो एक तरह से ये सर्कस ही है, मेन मुद्दों से भटकाने। क्या आप ऐसा मानते हैं? एक तरीके से है भी, एक तरीके से है भी, क्योंकि आज का दौर देखिए, जमाना बहुत बदल चुका है। टीआरपी का दौर है, होड़ मची हुई है, हम नंबर वन, टीआरपी की रेस चल रही है एक तरीके से। उस रेस को हर कोई जीतना चाहता है, और उस रेस को जीतने के चक्कर में जो आपस में कंपटीशन हो रहे हैं, इन सब के बीच में पत्रकारिता जो है, जो जेन्युइन पत्रकारिता हो रही है, वो कम होती हुई नजर आ रही है। जन मुद्दों पर जो है बात नहीं हो पाती है, जो लोगों की समस्याएं उनको लेकर के ज़्यादा बात नहीं हो रही हैं। कहीं पर होती भी है तो कहीं से प्रेशर आ जाता है, कहीं से कुछ हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, जिस वजह से परिभाषाएं बिखरनी सी शुरू हो गई हैं, अलग अलग जो हैं, सबके नज़रिए हो गए हैं एक तरीके से। आदर्श पत्रकार कौन है आपके, जिनको देख के आप बोलते हैं कि ऐसा बनना पत्रकार? नहीं, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, बाबर आजम को पूछ ले आपका आइडियल कौन है। पहले बोला विराट कोहली, बाद में बोला एबी डिविलियर्स। ऐसा किसी को देखा होगा आपने? नहीं देखा नहीं, सोचा तो बहुत पहले था हमने कभी कि भाई पत्रकार बनेंगे जीवन में। कब सोचा आपने पहली बार पत्रकार बन? सच बताओ तो लोग बोलेंगे डिंग मार रहा है यार,
8वीं 9वीं क्लास में। अच्छा। 8वीं 9वीं क्लास में। हाँ। वो सिर्फ तब पता भी नहीं था कुछ पत्रकारिता क्या होती है, जर्नलिस्ट क्या होता है। टीवी पे आज तक चैनल जो लगा होता है तो लेवल सही था पत्रकारिता का, थोड़ा बहुत ठीक ही था, मतलब था 8-9 2008। टीवी पर देख करके सोच लिया कि हम ही भाई पत्रकार बनेंगे। फिर पूछा किसी को क्या करना पड़ेगा, लोगों ने कहा मास कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो फिर मास कम्युनिकेशन कर लिया, फिर पत्रकार भी बन गए। तो ऐसा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं रहा, मतलब ऐसा कोई मतलब प्रेरणा स्रोत नहीं रहा। आपका प्रेरणा स्रोत प्रोफेशन ही आपका प्रेरणा स्रोत है, मतलब? हाँ, प्रोफेशन भी एक तरीके से कह लीजिए कि क्रिएटिविटी करने का ज़्यादा शौक है, कुछ नई तरीके से कुछ चीज़ों को दिखाएं, कोई प्रोग्राम बनाएं। उत्तराखंड में पत्रकारिता का स्तर आपको कैसा लगता है? ठीक है। ठीक है क्या मतलब? ठीक है। ठीक है, अभी तो मैक्सिमम कहा जाए, मैक्सिमम तक तो ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड है यहाँ काफ़ी, 1-2 चैनल ऐसा भी नहीं है। हाँ। चैनल वैनल ऐसा भी नहीं, क्योंकि देखिए रीजनल तरीके से अगर आप बात करें, रीजनल एंगल से बात करें अगर, तो नेशनल लेवल पर तो क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। 7 बजे के बाद जो टीवियों में जो चीज़ बताई जाएगी उसी पर विश्वास कर लिया जाएगा। एंटरटेनमेंट आजकल आम जनता के लिए क्या चीज़? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। हाँ बिल्कुल। 7 बजे के बाद चले जाइए तुम जरा, इसमें ड्रामा, रोना धोना, गुस्सा, एक्शन सब मिलेगा। अरे सब। आजकल तो आज तक तो एक नई चीज़ शुरू हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंकर आती है, सुधीर चौधरी के साथ आती है, ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रोग्राम चलता है ना उनका। अच्छा। मैं एआई इस बारे में अवेयर नहीं हूं, क्योंकि न्यूज़ और क्रिकेट काफी पहले छोड़ मैंने भी छोड़ दिया, मैं भी नहीं देखता टीवी टावी। लेकिन ऐसी जब चीजें होती है तो इक्का दुक्का इस सर्कल में रह रहे हैं तो पता चल ही जाता है। एआई कॉन्सेप्ट नया हो गया है। अच्छा। एक मौलाना एक पुजारी को बिठाओ, बिठाते रहो, हिसाब किताब ये हो गया। अब लोग उसको, मेरे समझ बात नहीं आ रही, उसको देख के लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा कुछ नहीं, उनका एंटरटेनमेंट। जैसे मूवी देख के एंटरटेनमेंट, एक हीरो एक विलेन होता है, तो वही एंटरटेनमेंट। मूवी में डेफिनेट एक हीरो और एक विलेन होता है, लेकिन जैसे टीवी पे जो सबके अपने अपने हीरो और विलेन होते हैं। बिल्कुल। एक साइड वाला देख रहा है, उसका हीरो और विलेन हुआ है। बिल्कुल। अब बहुत अजब से डायनामिक है ये। वही तो कह रहा हूँ, दो एकदम ध्रुव बढ़ चुके हैं। कोई बोलेगा भेजी बोला बातचीत बढ़िया है, कोई बोलेगा पहाड़ी पॉडकास्ट बढ़िया है। हमारे चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहे यार तुम। नहीं आपका चैनल, तो इसलिए हम भी जो है, मतलब इसलिए नहीं, आप अभी स्वतंत्र उसमें जो है लाइन में आ चुके हैं। क्या अलग होता है स्वतंत्र और किसी एजेंसी या फिर किसी न्यूज़ चैनल के अंडर काम करने के बीच? ऑर्गेनाइजेशन होती है, टाइम पे सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है, बेनिफिट्स भी। मैं बोल रहा हूँ ना, हर चीज के कम से कम 3-4 एंगल उस चीज़ों को देखना चाहिए। ये चीज़ें मुझे किसी बहुत अच्छे आदमी से सीखने को मिली कि हर चीज़ के 3-4 एंगल से उसको देखो, उसके बाद जो है अपना निष्कर्ष निकालो, लेकिन इसका ऐसा निकाल के थोप दो। अच्छा। मैं ये बोल रहा हूँ तो यही है, ये ठीक है। हाँ दीवीज। तो उसमें मेन क्या बोला था आपने, हम कहाँ पर थे? हम ये थे कि फ्रीलांस वर्सेस। हाँ, प्रोफेशनल। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कहीं जुड़े, बहुत सारी चीज़ें आपको सैलरी मिलती है, आपको टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, सब कुछ जो है वो होता है। कुछ बंदिशें भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं, आप और काम नहीं कर सकते हैं, घर परिवार फैमिली समय इस तरीके से उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं अगर कि आपको ये चीज़ करनी है, वहाँ पर जाना है, इस स्टोरी को करना है, इस तरीके से, माहौल भी नहीं बन पाता कई बार, संसाधन भी नहीं मिल पाते कई बार। तो अब आप फ्री हैं तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप कहीं भी जाइए, कुछ भी स्टोरी को उठाइए, लेकिन नुकसान ये है कि सैलरी वगैरह नहीं आती है। खुद की सैलरी खुद ही बनानी, खुद की सैलरी, वही कुआं खोदो और पानी पियो। लेकिन मेरे को लग रहा है आगे आने वाला टाइम इसी चीज़ में जाएगा। गिग इकोनॉमी में एक दूसरे के लोग कम ही काम करेंगे, मतलब करेंगे लेकिन पार्टनरशिप वाला, आत्मनिर्भर भाषा में आत्मनिर्भरता का दौर है, हर चीज़ में आत्मनिर्भर बन रहे हैं लोग। कौन से न्यूज़ चैनल के लिए काम किया आपने? मैंने काम किया जी, शुरुआत नेटवर्क 10 पहले पुराना वाला जो होता था, वहाँ से शुरू की, शुरुआत में ट्रेनिंग वगैरह। उसके बाद तो हमारा खैर अलग ही, हम चौधरी बन गए थे ना। हमने खुद का ही प्रोडक्शन हाउस खोल लिया था। अच्छा। एक तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे। अच्छा, प्लान में डॉक्यूमेंट्रीज में बाद में बात करेंगे उसके बाद। और फिल्म मेकिंग तरीके बहुत चीज़ें सोच रहे थे उस समय। जब ये चीज़ें आज मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर उस समय पर हम लोग वो कर लेते, तरीके से कंटिन्यू कर लेते, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए उस समय। उतनी जानकारी भी नहीं रही कि भाई यूट्यूब पे डाउनलोड अपलोड करना है, यूट्यूब पे ये करना है, वो करना है। तो प्रोडक्शन हाउस खोले, नेटवर्क 10 के लिए किया, फिर HNN के लिए किया, फिर तहलका इंडिया न्यूज़ के लिए किया। अच्छा। फिर डिजिटल अभी लास्ट संवाद 365 नेशनल में भी किया था। नेशनल कौन सा वाला था? HNN? नोएडा कौन सा गया? नोएडा तो तहलका था वो भी रीजनली था, लेकिन ऐसा नहीं कभी नेशनल से मतलब जाने का मौका ना मिलो। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आपको तो जो है यहाँ होना चाहिए, आप जाते क्यों नहीं आज तक वगैरह, बोल बाल ठीक लेते हो, आवाज ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं गए तब? जा सकते थे लेकिन मन नहीं है। क्यों मन? मतलब एक तो ये भी नहीं रहा कि उत्तराखंड से बाहर रहने के, जैसे अच्छा। नोएडा रहा तो 3-4 महीने के आसपास जो है नोएडा रहा, तो वहाँ का जीवन जो है, मैंने कहा भाई जी हमारे बस है नहीं, सॉरी।
कहीं रहो नहीं यार आप देहरादून तक तो फिर भी ठीक है। वो है मतलब। हाँ देहरादून तो भयंकर समझ में यही नहीं रहा। अब देहरादून जैसे हम देहरादून गया जब से तो बहुत 1-2 बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया हूँ कभी, ऑटो विक्रम बस से। मैं पहुँच गया नोएडा। नोएडा समझ में ही नहीं रहा किस में कहाँ जाना है, किस में कहाँ जाना है। हाँ तो अब सुविधा ये रही कि भाई ओला का सिस्टम आ गया ज़माने में, ओला करो जाओ, ओला करो वापस आओ, कहाँ जाना पता ही नहीं चल रहा है। कैद जिंदगी एक तरीके से ज़्यादा है। तो बाहरी लोगों को लगता है कि जो इस प्रोफेशन में नहीं है पत्रकारिता के, कि पत्रकारों की ज़िंदगी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग रहती है ज़िंदगी क्या? ना इतनी भी नहीं रहती यार। इंटरेस्टिंग तो ये है, पत्रकार है क्या वो एक तरीके से एक एम्प्लॉय तो है। अच्छा। एक तरीके से मजदूर ही तो है। मजदूर है। मजदूर है। ये थोड़ा डेरोगेटरी शब्द नहीं हो गया? देहरादून में जितने पत्रकार, बहुत सारे लोगों को पूछ लीजिए, एक तरीके से मजदूर की तरह सारे पत्रकार काम करते हैं। मतलब मजदूर दूसरे वे में नहीं है कि मजदूर है भाई उसको जैसे बांध के रखा है वो काम कर रहा है। ये है कि मतलब काम तो वो भी कर रहा है ना, तो उसमें इंटरेस्टिंग लाइफ क्या है उसकी। लोग सोचते हैं पत्रकार इसके लिंक बहुत होंगे, ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है। अच्छा। यार ये काम था जरा करवाना था। अब मेरे जैसे आदमी के तो कोई लिंक है ही नहीं। अच्छा। कभी लिंक किसी के साथ बनाया ही नहीं है। और होते हैं बथेरों के भी होते हैं, लेकिन मेरे तो ज़्यादा लिंक है नहीं सीधी बात किसी से, इसकी इतनी पहचान होगी ये होगी। तो इंटरेस्टिंग भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर स्ट्रगल भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि स्कैंडल्स होते हैं। कोई कवर किया था आपने? कोई क्या आपने इतना लंबा करियर रहा? स्कैंडल्स हाँ खूब थे, बहुत बथेरे हैं, कवर भी किए हैं और इलेक्शन हो गए स्कैंडल्स। उससे पहले आप कह रहे थे कि एक बार आपके स्टूडियो में आग लग गई थी, वो क्या किस्सा था? हाँ किससे, अब मेरा ये रहा ना कि मैं जो है मैक्सिमम जो है एडिटोरियल टाइप या फिर जो अंदर ऑफिस के अंदर लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं जैसे पत्रकार तो अच्छा रिपोर्टर साहब, ये रिपोर्टर हैं, तो रिपोर्टर हो गए जो फील्ड में जाते हैं। स्टूडियो के अंदर बैठने वाले एंकर्स होते हैं, उसमें एडिटर्स होते हैं, राइटर होते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं, तो ज़्यादातर वही रहे अंदर ही। तो हुआ यूँ कि उस वक्त देहरादून में स्टूडियो था, अपना पुराना चैनल था, तो क्या चैनल आ जाएगा। हाँ तो उसमें जो है कोई प्रोग्राम चल रहा था मेरे ख्याल से, और जैसे स्टूडियो होता है कवर होता है, फिर बीच में एक शीशे की दीवार होती है। अच्छा। उसके पल्ली पार जो है वो होता है पीसीआर। तो पीसीआर, अब पीसीआर में था वो जो एसी का होता है ना पूरा जामता। पीसीआर का फुल फॉर्म प्रोग्राम कंट्रोल रूम। अच्छा वो ऐसे कैम एंगल हाँ, जो ये आप देखते हैं ना फट करके मौलाना आ गया, फट करके मौलवी आ गया। मौलाना का आवाज बढ़ाओ, इसका आवाज कम करो, इसको म्यूट कर दो, इसको म्यूट कर दो, ये अच्छे फैक्ट दे रहा है, इसको म्यूट कर दो। हाँ इसको म्यूट कर दो, फिर ये बोल रही इसको विजुअल मार दो। अच्छा। तो वहाँ से सारा वहीं से कंट्रोल होता है पीसीआर से। अच्छा। तो एसी लगा होता स्टूडियो की तरफ, और स्टूडियो के पल्ले पार था क्या उसके जो पीछे का वो रिसीवर वो नहीं होते। तो मैं बैठा हुआ था, लाइव चल रहा था प्रोग्राम, मैं एंकरिंग कर रहा था। पीसीआर मेरे ख्याल से 2-3 लोग रहे होंगे, और इतने में अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा। एसी का पीछे से। अब शॉर्ट सर्किट होगा तो उसमें ब्लास्ट टाइप का हो गया, उसका पीछे का ढक्कन नीचे गिर गया और धुआं उड़ गया। लाइव चल रहा था प्रोग्राम? लाइव चल रहा था प्रोग्राम। मैं आराम से बैठा हूँ ना, शाम के टाइम में था। अब स्टूडियो से क्या होता है ना कि डायरेक्ट दिख जाता है पीसीआर में क्या चल रहा है, हलचल। आगे तो कैमरा लगा होता है, लेकिन उसके पीछे तो कांच की दीवार। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो है एक इधर उठ रहा है, एक उधर जा रहा है, पटम से हुआ। सब लोग बाहर भाग गए, और बाहर भाग गए। मैं अकेला बैठ रखा, मैं स्टूडियो में बैठ रखा। स्टूडियो में कोई नहीं, कैमरामैन मैक्स में ये होता है कि कैमरामैन सब भाग गए। कैमरामैन का मैक्स में होता है, स्टूडियो में कैमरे फिक्स होते हैं ना। कैमरा को अपना फिक्स किया, कोई साइड में बैठ रखा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बाहर चला गया। पीसीआर में बैठे रहते हैं ज़्यादातर। अब साहब बाहर भाग गए, वहाँ धुआं उड़ गया। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ कि यार इधर आओ, मुझे बचाओ, मुझे प्रोफेशनलिज्म जाग गया ना मेरे अंदर का उस समय में लाइव चल रहा था, कुछ बोल भी नहीं सकते किसी को। इतनी में अब लाइव तो चल रहा था, लेकिन ऊपर से मैं स्क्रीन पे भी था। 2 तरह की चीज़ें ना, मान लो लाइव चल रहा है, लेकिन स्क्रीन पे जो है बाहर जो आउटपुट निकल रहा है उसमें कुछ वीडियो चल रही है, दूसरी चीज़ चल रही है, उसमें दिख भी मैं ही रहा हूँ। तो मैं हिल भी नहीं सकता हूँ, मैं इशारे भी नहीं कर सकता हूँ, बोल भी नहीं सकता हूँ किसी को। हाँ, तो इतने में क्या हो गया कि बाहर चले गए सब। फिर मैं थोड़ा रहा, मैंने थोड़ा कोशिश की, मैंने कहा इतनी जल्दी तो सच है ये आगे इधर। फिर थोड़ा सा, फिर लड़की थी एक, और साउंड वगैरह पे भी रहती थी, वो फटाफट से आए, उसने टेक टूक लिया, दूसरा टेक किया, ऐड ले लिया, ब्रेक ले लिया। अच्छा। मैं फ्री होके बाहर। अच्छा। तो ऐसे बथेरे किस्से, इंटरेस्टिंग किस्से होते हैं। हम तो हैं ही इंटरेस्टिंग लोग ना, थोड़ा इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करते हैं हर जगह। तो ये मतलब चाहिए। स्ट्रेस वगैरह कैसा रहता है इसमें? स्ट्रेस भी बहुत है। हाँ। किस में ज़्यादा स्ट्रेस, फ्रीलांस में कि इसमें?
अब स्ट्रेस तो देखिए, काम करने वाला तो जो भी काम कर रहा है स्ट्रेस तो हर काम में होता है, चाहे वो फ्रीलांस करे चाहे वो नौकरी करे, 9 to 5 जॉब कर रहा है। 9 to 5 तो खैर मेरे ख्याल से नोएडा में होती होगी, यहाँ तो 9 घंटे की होती है, 10 से 7। तो अपने उसके कई टेंशन अपने हैं, फैमिली की है, ऑफिस की है, ऑफिस का काम है, स्ट्रेस तो काफ़ी ज़्यादा है। स्कैंडल्स और वो स्टिंग की बात हुई थी, स्टिंग किया आपने कभी किसी का? ना भाई, हमने नहीं किया स्टिंग। करते हुए देखा आपने कभी? करते हुए भी नहीं देखा कभी, ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। अच्छा। स्टिंग करते तो ऐसी कमीज पहन के घूमते हैं, हम भी सूट बूट पहन के बैठे रहते हैं यहाँ पर। क्या होता है स्टिंग में, थोड़ा बता दीजिए तो। स्टिंग में कभी ना हमने देखे स्टिंग करते हुए, हाँ देखे हैं, लेकिन मतलब देखे हैं मतलब चैनलों पे देखे हैं, दूसरे चैनलों पे स्टिंग ऑपरेशन, कई सारी दूसरी जगहों पर भी देखे हैं, कभी किसी ने दिखा दिया। तो कहा जाता है कि जो स्टिंग सामने आता है वो 10% भी नहीं होते, बाकी तो 90% तो दबा दिए जाते हैं, पत्रकारों से पैसे ले लिए जाते हैं। हो सकता है कि होता ही है, हो सकता है होता होगा इसमें खुल के क्या कहें हम, हो सकता है होता होगा स्टिंग जो है। तो स्टिंग एक तरीके से अब ये भी देख लीजिए ना, अब 2017 में जब हरीश रावत का स्टिंग हुआ था। क्या हुआ था, मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ? अरे यार, जब ये स्टिंग हुआ था हरीश रावत का, जब ये सरकार गिरी थी, अच्छा, ये काऊ वगैरह सब चले गए थे छोड़ छाड़ के, हाँ, विधायक बहुत सारे। अच्छा। तो हरीश रावत का स्टिंग हुआ था, तो ये बात भी सही है, हो सकता है कि बहुत सारे स्टिंग जो होते हैं वो सामने नहीं आते होंगे। हमने तो किए नहीं कभी स्टिंग, और ना देखे हैं मतलब होते हुए स्टिंग ऑपरेशन। तो स्टिंग सुना है मैंने, बड़े खतरनाक, क्योंकि अब तो जमाना एडवांस हो गया ना। ये आपका बटन के कैमरे आते हैं, अच्छा, और पेन वाले कैमरे आते हैं, अच्छा, पर्स में फिट होने वाले कैमरे आते हैं, जो आपने चश्मा पहन रखा है ना, ऐसी कैमरे वाले चश्मे आते हैं, अच्छा, कैमरे फिट होते हैं। तो बीच में तो यहाँ ये हो गया था पिछले टर्म में, जो सरकार है अभी उत्तराखंड में, सीएम आवास में तो फ़ोन तक बैन हो गए थे। फ़ोन ले जाने, जब सीएम से मिलने को जाता था। अच्छा, फ़ोन बाहर रखना, फ़ोन सारे इलेक्ट्रिक जो भी। वैसे मैंने भी काम किया 1 महीने सीएम ऑफिस में। अच्छा। बड़ी सख्त चेकिंग होती है वहाँ। तो होगी भाई साहब, आप बाथरूम करने में बाहर, तब से तो मतलब बहुत सख्त होती है। मैंने 1 महीने कैमरा का काम किया था उधर 2018 में। तो हाँ, पर्दा है ना, पर्दा, हाँ, तो उस पर्दे में जो है अंदर, अच्छा, ये होता है। तो मतलब जैसे कोई नया लड़का है या फिर बचपन से किसी को बनना है कि भाई जर्नलिस्ट बनना, तो मतलब कैसे आ सकता है वो जर्नलिस्ट? मास कॉम करे आ जाएगा, या फिर कोई भी जर्नलिस्ट बन सकता है? मास कॉम करके आओ जर्नलिस्ट, कोई भी जर्नलिस्ट बन सकता है। अब तो सारे फोन उठाओ, तुम जर्नलिस्ट हो। अब जमाना बदल गया, अब तुम ये लगाओ, आप कुछ मत करो, आपको अगर देखना है मौजूदा समय में क्या चल रहा है, अब चले जाओ प्रेस क्लब या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी इवेंट में, वहाँ चले जाओ और वहाँ खड़े रहो। अच्छा। वहाँ देखो कितने रंग बिरंगी, कितने टाइप की आपको माइक आइडिया दिखेंगी, और कितने आपको कैमरे वाले दिख जाएंगे। अच्छा। क्योंकि अब तो हर कोई आदमी, आप भी पत्रकार हो ना आजकल, तो नहीं मतलब एक तरीके से फोन है आपके पास, तो आप वीडियो बनाओ। अब देखो आधे से ज्यादा चीजें इसीलिए तो बाहर निकल के आ रही हैं। अच्छा। ये एक तरीके से ठीक भी है, जो लोग वीडियो बना के, इतनी वीडियो आपने पौड़ी की देख ली, इतनी टीवी की, ठेकेदार ने सड़क डाली, उसकी वीडियो बन रही है, खोदते हुए ये देखो पूरा निकल गया बाहर। तो वो चीजें जो है सामने आ रही हैं। अच्छा, ये किस्सा हमारे गांव में हुआ था। हाँ। वो जैसे रोड बनती है, हाँ, तो रोड के बाद वीडियो जैसे और जगह होती है ना, वीडियो की उखाड़ के दे दी। हाँ। तो जिस दिन रोड बनी होगी शाम को ही मतलब ना, हाँ, गांव के लोग उखाड़ने लगे, ये देखो भाई जी वो बैठ गया अब भेज देना आगे, अब पूरे वायरल होगी वीडियो। कई बार थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है ना। जो ठेकेदार थे उनका मैसेज आया, भाई जी उसको सेट होने में 1 दिन लगता है, बोलो सेट तो होने दो, पहले उससे और पहले उखाड़ने लग गया। और वीडियो दिल्ली चले गए शायद, पता है NH के उसमें चले गए कुछ एक्शन, तब फिर से बनाई थी रोड हमारे गाँव में। तो अब तो वही तो हो गया, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब इसके फायदे भी है, नुकसान भी है ना, वही हर एंगल से देखो अगर, तो फायदा तो ये कि भाई जहाँ पर वाकई में हो रहा है वहाँ पर किसी भी आदमी ने वीडियो बना दी, वो वायरल हो गई, वो चल गई, 10 लोगों ने देख ली, उस पर कार्रवाई हो गई, एक्शन भी हो जाते हैं बहुत बार, अच्छी चीज़ भी है। अब लेकिन कई लोग जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पत्रकार बनना बहुत ईजी हो गया आजकल, उठाओ तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है ना। आप सुबह को डामर पड़ा, आप गए, आपने उखाड़ दिया उसे, आप उसको दिखाने के बाद ठेकेदार के पास चले गए, हमें पता सेटलमेंट तो ये सेटलमेंट का दौर जो है ये भी बड़ा तगड़ा चलता है। अच्छा। ऐसा नहीं है किसी भी मामले में। नमस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा पॉडकास्ट को बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन कई सारे दोस्तों का सवाल रहता है कि वो उत्तराखंड घूमने आते तो उन्हें
कहाँ रुकना चाहिए, या फिर केदारनाथ मार्ग पे या फिर रुद्रप्रयाग जब घूमने आते हैं तो उन्हें कहाँ रुकना चाहिए। तो मैं अपनी रिसेंट ट्रिप के बारे में बताता हूँ। मैं चोपता तुंगनाथ गया था जो पंच केदार में आता है। वापसी में मैं भीरी से आगे, भीरी जो कि केदारनाथ मार्ग पर पड़ता है, भीरी से 1.5 किलोमीटर आगे एक रिज़ॉर्ट में रुका था जिसका नाम है सहेल रिवर व्यू रिज़ॉर्ट। और ये मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट है। पूरा आपको फॉरेस्ट हाउस जैसा फील आएगा। चारों तरफ जंगल ही जंगल, सामने केदार पीक देखने को मिलेगा। सनराइज़ से क्या चमकता है केदार पीक यहाँ से, और बहुत ही सुंदर केदार पीक आप देखने को मिलेगा। सामने मंदाकिनी नदी तो बह रही है। जो जल सोर्स होता है उससे एक तालाब भी बन रखा है जिसमें हंस और बतख तैरते रहते हैं। रूम्स भी अच्छे नीट एंड क्लीन है और अच्छे वॉशरूम की व्यवस्था है। अब घर के बाहर अगर घर जैसा खाना चाहिए तो वो भी बिल्कुल पारंपरिक गढ़वाली व्यंजन यहाँ परोसे जाते हैं। तो अगर आप केदारनाथ साइड या केदारनाथ मार्ग या रुद्रप्रयाग जिले में कहीं विजिट कर रहे हैं तो भीरी से 1.5 किलोमीटर आगे कागड़ा घाट में सैल रिवर व्यू रिज़ॉर्ट को आप विजिट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन और इसकी वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम वापस चलते हैं अपने पॉडकास्ट पर इन 3, 2, 1। ऐसी तैयारी भी करी थी आपने बीच में? दुखती हुई रग। IAS की तैयारी क्यों करी थी आपने? करी थी ऐसी, सोचा था कि क्या पता हम भी जो है बन जाते हैं DM। हाँ, लेकिन DM नहीं, IAS DM तो सबसे छोटी पोस्ट हो गई IAS के कायदे से। तो एक्चुअली में ये है कि ये एक ऐसी जॉब भी है एक तरीके से। अब आजकल देखो ना IAS सोशल मीडिया पे कितने ज़्यादा हिट है। स्टेटस रील्स जो हैं दुनिया भर की, और लाल बत्ती आ रही है, वो पीछे से कोई सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी, बिल्कुल सेलिब्रिटी 3-4 सालों से। हाँ बिल्कुल सेलिब्रिटी है, और कायदे से होना भी चाहिए। एक तरीके से वो बनने की जो प्रोसेस है वो बड़ी खतरनाक है। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, 2018-19 तक उत्तराखंड का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन था? दीपक रावत। अभी नहीं है भाई, अभी नहीं। अब तो खैर सौरभ जोशी के आने के बाद अलग लगा ना यार। लेकिन कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कोई किसी के जवाब दे, कम लोग ही जवाब दे पाते हैं कि IAS दीपक रावत। एक तरीके से ठीक भी है। अब जैसे मान लो दीपक रावत एक IAS है, कुमाऊं कमिश्नर है, जिलाधिकारी भी रहे। राजनाथ सिंह के भी रिलेटिव हैं। हाँ सुना हमने, बाकी तो ज़्यादा पता है नहीं, जानकारी सुना हमने पर। लेकिन ठीक है, बढ़िया अधिकारी, ऐसे अधिकारी भी होने चाहिए। एक तरीके से उसके फायदे भी है ना भाई, लगता है कि ये भाई खतरनाक कड़क आदमी है जो बना रहा है। 10 लोग वीडियो, कई लोग तो मेरे को लग रहा है पिछले 3-4 साल में जो UPSC के फॉर्म बढ़े हैं उन्हीं की वजह से बढ़े होंगे। अरे ज़्यादातर आप ये लगा लो, आप डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को देखो, आप कम से कम 100 में से 80% लड़का तो उसको अगले आदमी को देख के तैयारी शुरू कर रहा है, मैं बनूंगा यार। लेकिन आप फैन है दिव्यकीर्ति जी के? स्टूडेंट भी रहे हम तो। अच्छा, आपने दृष्टि से किया था? मतलब किया नहीं था, ऐसा कुछ ज्वाइन नहीं किया, उनके कोर्सेज वगैरह और जो मैगजीन वगैरह निकलती दृष्टि की पढ़ी थी उस समय पे। अच्छा। लेकिन भाई साहब ये है कि कान भी पकड़ लिए, पर बड़ी खतरनाक प्रोसेस होती है एक IAS बनने की। और बड़ी सही बात बोलते हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति कि नौकरी है तो दुनिया में एक ही है, बाकी नौकरियां हैं। अच्छा, नौकरी है एक है, बाकी नौकरियां हैं, अंक की मात्रा लग गई आ के साथ, बाकी तो कुछ भी कर लो। फिर इसमें आपको रुतबा भी है, स्टेटस सिंबल भी है, आपके पास ऑप्शन भी है, आप बहुत सारे काम कर सकते हो, आप समाज सेवा भी कर सकते हो, आप सब चीज़ कर सकते हो एक तरीके से। यूट्यूबर भी बन सकते हो अब तो। आजकल देखो ना, अरे बथेरे IAS हैं यार। इंस्टाग्राम फॉलोअर देखो तुम, यूट्यूब पे वीडियोस देखो। अब बीच में सरकार ने कहा था कि इंस्टाग्राम पे अपनी वर्दी में नहीं आ सकते कोई IPS लोग, बीच में कुछ कैसा केस हुआ? ना वर्दी में यार रील बन रही है वर्दी में। आजकल देखो तुम उत्तराखंड के बथेरे SI हैं, कांस्टेबल हैं, SI हैं, रील्स पर रील्स। अच्छा। हाँ, और जिसकी बॉडी शॉडी हो थोड़ा, वो तो और खतरनाक हो जाएगा। फिर सोशल मीडिया का दौर है का बहुत सारा परिचय गया। पत्रकार भी बताया था आपको एक्टर भी बताया था। तो एक्टर मैंने इसलिए बताया था क्योंकि आपने रामलीला में रोल किए हैं काफ़ी, गांव की रामलीला में। अब गांव की तो मैं ये जानना चाह रहा था कि बाहर के आदमी के पर्सपेक्टिव से जो पहाड़ों में रामलीला है, उसका कितना महत्व है? मतलब देखो, पहाड़ों में रामलीला तो देखिए, रामलीला हो गई, हमारे पांडव नृत्य में भी क्या है, उस पर भी आएंगे। जात होती है, मंडाल लगते हैं, एक तरीके से तो मनोरंजन का साधन था ना वो किसी जमाने में। आज तो ना कोई रामलीला देख रहा, टीवी नहीं देख रहा गांव में कोई। 4G है, हमारे यहाँ भी है, तुम्हारे यहाँ भी है, फोन है, और पूरा परिवार जो है एक साथ स्क्रॉल कर रहा है पूरी रात भर। तो पहले ये जमाना नहीं था ना, तो पहले तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता था। रामलीला ही था, कहीं जोड़े लगते थे, चाचरी लगती थी, रामलीला एक बड़ा साधन था, है ना। हमारे यहाँ कहीं पे गर्मी में भी होती है, इस सीजन में भी रामलीला होती है। बाकी तो दशहरे के टाइम पे जो सर्दियों का सीजन होता है, हमारे यहाँ तो उसी समय पे होती है ना। तो खेती बाड़ी का काम भी एक तरीके से उस समय पे डाउन रहता है सब चीज़। तो एक तरीके से मनोरंजन का साधन था, आस्था भी है,
भगवान श्री राम की। और कलाकारी का भी बड़ा क्रेज हुआ करता था, रामलीला में कलाकारी का बड़ा क्रेज हुआ करता था। अभी मैं अगला पॉडकास्ट करूंगा रामलीला पे ही करूंगा अगला पॉडकास्ट करूंगा रामलीला पे ही करूंगा, तो उसमें आप लोग देखिएगा बड़ी डिटेल से। तो आपने क्या कौन कौन से रोल प्ले किया आपने उसमें? मैंने रामलीला में, पहले ये बात तो बता दूं मैं पूरी। हाँ, तो एक तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो रामलीला जो है चली। एक तो आध्यात्मिक श्रद्धा भी है, रामलीला चली। दूसरा कलाकारी का बड़ा शौक था। गाँव में लोगों को थिएटर है नहीं, और बल्कि वहाँ के थिएटर वही है ना। वहाँ के थिएटर रामलीला ही पहाड़ों में है ना। अब जैसे तुम ये लगा लो कि कहानी बताते थे हमारे घर वाले बड़े बुजुर्ग, जैसे हमारे यहाँ अब रामलीला में क्या हमारे यहाँ होता है कि रावण का पाठ में रावण का पाठ कौन खेलेगा, उसके लिए भाई साहब गोलियां चल जाती थी किस जमाने में। बड़े बुजुर्ग बताते हैं, हमारे दादाजी खेलते थे, पिताजी खेलते थे रावण का पाठ ना। तो उससे पहले के भी जमाने में बोला, अब तो लिमिटेड गांव हो गए हैं धीरे धीरे ना, तो पहले खूब सारे गांव जुड़े होते थे। तो जो रामलीला होती है रामाश्रम में, तो दूर दूर से आते थे लोग, भाई साहब रावण हम खेलेंगे। तो उसके लिए जो है एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता था। अच्छा। हाँ, क्या हमारे साथ इतनी फौज है। हाँ, तो बोला ये जो है रावण का पाठ चाहिए। तो एक तरीके से लोगों का जुनून भी था। थिएटर तो क्या, वो थिएटर ही समझो वहाँ का, लेकिन आर्ट के लिए, कला के लिए वो जुनून भी था। और अभी भी है बहुत लोगों में, कला जरूरी है अभी भी। अब धीरे धीरे कम हो रही है रामलीलाएं भी, कम हो रही है। हमारे यहाँ देख लीजिए 3-4 साल, अब 2-3 साल तक तो कोरोना नहीं खा लिए। हमारे यहाँ 100वें साल की होनी है, 100वें साल की ऐतिहासिक रामलीला, 100 साल हो जाएंगे उस रामलीला को। तो वो हो नहीं पाए 3-4 साल से अभी। 100 साल 100 साल जो कोली रामाश्रम 100 साल से लगातार। हाँ, लगातार क्या, बीच में तो खैर ब्रेक टूट गया, बीच में भी एक बार टूटा था। सुनने में तो पता नहीं, कोई तो मैंने ये भी सुना कि बोला टीरी के राजा ने बीच में बंद करवा दी थी। अच्छा। ये रामलीला किन्हीं कारणों से करवाई होगी। अच्छा। कुछ कारण अभी डिटेल्स में पता करूंगा, मोटा माटी मैंने सुनी है। तो रोल कौन कौन से प्ले किए? रोल किए मैंने, सबसे पहले मैंने शुरुआत की, डेब्यू किया मैंने अपना, जैसे आज अर्जुन तेंदुलकर ने IPL का डेब्यू किया, मैंने डेब्यू किया अपना सीता के पाठ से। अच्छा। सबसे पहले सीता खेला, तब मैं 8-9 में रहूंगा शायद से। अच्छा। फिर उसके बाद जो है सीता खेलने के बाद डायरेक्ट फिर राम। मेरी हाइट ज्यादा थी ना, 2009-10 में शायद से राम के, मैं भी तो था 9वीं-10वीं में था। हाँ, पता नहीं, तो राम का पाठ खेला मैंने उसके बाद, है ना। और उसके बाद कंटिन्यू राम का पाठ खेला, 5-6 साल खेला यार। अच्छा। 5-6 साल या ज़्यादा। मैं राम था और सुखदेव भाई जो है लक्ष्मण। अच्छा। उसमें सीता 1 साल 2 साल चेंज होते होते, तो राम का पाठ खेला लंबा। तो उसके बाद जनक का भी खेला, अंगद का भी खेला। फिर जब राम के लिए बॉडी हाइट नहीं रही, दाढ़ी वाड़ी हो गई ज़्यादा, फिर देहरादून भी रह गए ज़्यादा, तो जनक का, अलाना का वाला टारगेट था रावण का। अच्छा। रावण क्योंकि आपके दादाजी ने, पिताजी ने, सबने खेलते थे लंबे टाइम तक। पिताजी ने खेला लंबे टाइम तक। अब मेरा नंबर था, और वो थोड़ा राक्षसी लुक, बॉडी भी थोड़ा अब हो ही गई, साथ देती है उसी के लिए, है ना। तो मैं बल्कि चक्रव्यूह जब हुआ तो दुर्योधन बना 1-2 बार, तो लोगों ने कहा यार महंगा ठीक है, डरावना सा ठीक है तो रावण के लिए। अच्छा, रावण का भी बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है। बहुत जल्दी क्या, इस साल कोशिश करेंगे, इस साल करवाएं। वैसे अब पॉप कल्चर या फिर किसी भी कल्चर में देखा जाए, पॉपुलर कल्चर में, तो जो बैड गाय कैरेक्टर होता है वही ज्यादा फेमस होता है ना। ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है? लोगों को क्या पता, उसमें किक लगती हो। किक तो है, ग्लैमर दिखता हो यार, फ्रीडम है उसमें, एक केओस है। हाँ बिल्कुल है ना। उसमें आपको एग्रेशन दिखाना है। राम प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, लेकिन मनोरंजन और वो रावण कर रहा है रामलीला में। अच्छा, एक और चीज है ना, लोगों को एग्रेशन देखना है। आजकल का जमाना हो गया, एग्रेशन देखना है। अभी भगवान राम की आपने फोटोज देखी होंगी पुराने समय की, जब अब शालीन तरीके से एकदम राम दरबार लगा रहता था। अब तुम सोशल मीडिया पे देखो, राम के एकदम 22 सेप्स दिखेंगे आपको, 6 पैक्स दिखेंगे। अच्छा। वो थोड़ा अट्रैक्टिव लोगों को लग रहा है। अच्छा। भगवान शंकर की एक वो अलग शालीन वाली तस्वीर अलग है। अब देखो लोगों ने कैसा ट्रेंड बना दिया, भगवान शंकर जटा, कहीं पर सुल्पा पकड़ा दिया, कहीं पर कुछ पकड़ा दिया, हनुमान जी के भी एकदम डोले शोले सब निकाल दिए। तो एग्रेशन इस तरीके की चीज लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है। श्री राम का कैरेक्टर प्ले किया आपने, तो उनके कुछ गुण लिए आपने कभी इधर? भगवान राम के बराबर कौन हो सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, तो उनका तो आशीर्वाद ही मिल जाए, वही काफी है। बाकी गुण तो मनुष्य है, मनुष्य भगवान। लेकिन जो ये जय श्री राम लगा के हिंसा हो रही है, क्या लोग उनको फॉलो करते होंगे? उसका 10% भी बनने की कोशिश करते होंगे? ये तो अब जैसे कल की बात बता रहे थे, अतीक अहमद और जो दूसरा भाई था उसको मारा गया, और उसके बाद वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अच्छा, तो गलत क्यों है, क्या है उसमें? अरे यार, तुम किसी की हत्या कर रहे हो। महात्मा गांधी ने तो मरते समय हे राम बोला था, और तुम किसी को मार के राम बोल रहे हो। तो राम ने कब किसी को कहा किसी को मारो, किसी की हत्या करो?
क्या तुम कहाँ होत नहीं सुन क्या बोल राम राज भक्त होती मुझे राम राज में बकरी और शेर एक ही तालाब में पानी पी रहे हैं, ताला नहीं लगेगा, है ना, ताला नहीं लगेगा। राम राज्य है, मतलब कहीं भी जाओ। अरे तो राम राज्य थोड़ा नहीं, यहाँ तो भाई साहब 2 मिनट में उड़ जाओगे। अब वो अगला आदमी गोली मार रहा है, गोली मार के हत्या कर रहे हो, उसके बाद जय श्री राम के नारे, गलत बात है ना। क्या मैसेज दे रहे हो, क्या तुम सिखा रहे हो लोगों को। लेकिन इन गैंगस्टरों को जब मारा गया तो इन पे काफी लोगों से मतलब ये सिंपैथी भी जताई गई, कई लोगों को संवेदनाएं भी, बथेरे हैं और बथेरे नेता भी हैं। पता नहीं लोगों को, या तो संवेदना क्यों जतानी चाहिए इन लोगों पे, जब मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ संवेदना जताओ, लेकिन सोशल मीडिया पे देखा मैंने कई लोग। हाँ, संवेदना कौन जता रहा है? संवेदना जताना एक लॉ, अच्छा, कार्यप्रणाली पे सवाल, एक सवाल तो है ना भाई। आपके अगल बगल 8-10 पुलिस वाले हैं और इतना बड़ा माफिया गैंगस्टर जो है आपके साथ है, उसे आपको ले जाना है, मेडिकल करवाना है, उससे पूछताछ भी हो रही है उसमें। क्या पता भाई वो 10 और लोगों के नाम बताता, कुछ बता भी तो सकता था वो। तो बाकी जब ऐसी उड़ाना है सबको, तो फिर कायदे कानून की क्या आवश्यकता है? वीडियो देख रहा था तो पुलिस वाले पीछे खड़े थे, हाँ, तो इधर उधर देख रहे थे, यान सड़ी तो यान छोड़ दो, यान भाग गए वो। मतलब मेरे कमाल बोला कि यार। हाँ, अभी तो एक पुलिस वाला इधर खड़ा है, उसके कान की करपट्टी के बगल से बंदूक ले आयो, तो हम छट्टे छोड़ दो भगवान, हमारा बच गिनता। ये है, मतलब जश्न नहीं होना चाहिए एक तरीके से यार। जो रूल्स हैं रूल्स के हिसाब से होने चाहिए। हालांकि ये कोई माफिया को साथ देने की उसकी जरूरत नहीं है, था तो वो उठ पटांग गुंडा ही जैसा भी था आतिक अहमद। लेकिन फिर इस चीज की तारीफ करना कि अरे वाह ये देखो तुम ऐसे मारते हैं, इंतजार करना उसका। अरे इंटरव्यू लोग कवरेज देख रहे हैं, लोग अभी मरेगा, अभी होगा इनकाउंटर, जिस दिन उसको लेके आए पिछले 1 महीने से लोग वही देखो बोला अतीक अहमद मूत रहा है अब अते मुदड़ में नहीं होना। अभी अतीक अहमद जो है बाथरूम जा रहा है, बड़ा पूरी कवरेज है उसको, देखो तुम। मैं देखा नहीं। अरे तुम ये वाला मैं मीम्स के थ्रू ही देखता हूँ ये सब चीजें। हाँ, तो वही दिखती है ना ये चीजें। तो इंतजार, अब जिसको जो बड़ा दिलचस्पी है लोगों को उसमें। ये भी एक तरह से क्राइम थ्रिलर ही है कि कब मरेगा। पूरी फिल्म चल रही है भाई, पूरी फिल्म चल रही है। तुम ये देखो ना जमाना कैसा आ गया, लाइव चल रहा है, बेचारे उसकी बाइट ले रहे। तो अति आपका ये था क्या मुस्लिम बोला था, गुड्डू मुस्लिम, तब तक उसको लाइव टेलीकास्ट सारी दुनिया देख रही टीवी पर, धैड़। अनुराग कश्यप क्या बता, इसका कॉपी लेके अभी जा रहे हूँ यूपी की तरफ। कॉपीराइट हो जाएगा, फिल्म बनेगी पक्का, देखो तुम, फिल्म बनेगी इस पर भी पक्का, फर्स्ट क्लास। तो यही जो बात आप बता रहे थे ना, पत्रकारिता, तो ये कोई स्टैंडर्ड है यार। भला ठीक है, देखो बल ये बाथरूम कर रहे हैं यहाँ पर, और फुल जूम करो इसको, जूम करो। आतिक अहमद कहीं पलट जाता तब जूम करने लगा। वो भी है, एक दूसरा क्लिप भी है। अरे वो बाथरूम जा रहा है, भागने जा रहा है वो, अब वो वहीं पर वो एकदम फ्रेम, ये देखिए बड़ा अतीक अहमद बाथरूम के अंदर जा रहे हैं। नहीं, मैं तो एक देखा था कि इस बाथरूम में अतीक अहमद ने वो किया था कि हो सकता है, मैंने देखा था, सही में है, एबीपी का है, कहीं का है, हो सकता है ऐसा भी रहा होगा। यहाँ रुके हुए थे अतीक, तो कमेंट आए थे कि देखी तुमने पीपली लाइव? हाँ, मैंने बहुत पहले देखी थी, याद नहीं है। तो वैसे यार रिपोर्टिंग का जो दिखा रहा है उसमें। हाँ, तो चलो ठीक है। तो रामलीला की वो बात होगी, तो जो पांडव नृत्य है उसमें इस साल आपने क्या दुर्योधन का किया था? हाँ, पांडव नृत्य तो 2 चीजें उसमें मिक्स ना। एक तो पांडव नृत्य तो हो गया आपका, रामलीला तो एक तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए भी उसको किया गया। पांडव नृत्य एक तरीके से उसमें भी एंटरटेनमेंट का एंगल है कहीं ना कहीं, लेकिन पांडवों के प्रति जो आस्था है उत्तराखंड के लोगों की खासतौर पर, क्योंकि स्वर्गारोहणी की तरफ जब गए थे पांडव, जो गौत्र त्याग किए, हम तो डॉक्यूमेंट्री बनाई ना इस पे, पांडव नृत्य पे, पलायन के बाद वाली डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, वो है, चलो उसमें बात करेंगे। हाँ, उसमें बड़ी कहानियां। चलो हाँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री किस बारे में बताइए? इसी पांडव नृत्य पे ही, इसी की बात करें ना, पांडव नृत्य जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो पांडव नृत्य में ये है कि हम बहुत से लोगों को पूछा, अब ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर होता है। केदार घाटी जो हमारी है वहाँ अलग तरीके से होता है। जौनसार वाले बोलते हैं यहाँ से आए ना आए तो पूरे जौनसार से भी आए थे, ऊपर होते हुए लाखा मंडल वगैरह स्वर्गारोहणी की तरफ निकले थे। अच्छा, लाखा मंडल स्वर्ग। हाँ। तो किंवदंतियां भी है इसमें, और कुछ बातें किताबों में भी लिखी हैं। हमारे एक मित्र हैं अखिलेश बूढ़ाकोटी, उन्होंने इसके लिए एक बुक खरीदी। अच्छा, 2-3 बुक पढ़ी, वो बहुत खतरनाक आदमी था। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें स्कंद पुराण में यहाँ का जिक्र है, जैसे पहाड़ का, उत्तराखंड का, मानसखंड इसको काट देना, गाली पड़ेगी। ठीक है। तो स्कंद पुराण में भी जिक्र है केदारखंड और मानसखंड का। एक बल्कि बुक बड़ी अच्छी है, अगर आपको पढ़नी है, फिर किसी को, कोई और लोगों को, जया करके नाम दियो, इंग्लिश में है वो। अच्छा, जया करके, उस पर आप देखो वो आदमी पागल होगी, उसको बोला ऐसी चीजें हुई है। मैंने कहा हुई है, हमने तो पढ़ना में सुनी ये चीजें, तो किताब में पढ़ रहा है। कैसी चीजें?
किस्से ना वो महाभारत काल के किस्से, कहाँ से क्या डीपली ऐसे पता नहीं। तो पांडवों का लगाव जो है यहाँ के लोगों के साथ और यहाँ के लोगों का पांडवों के साथ हो गया था जब वो आए होंगे स्वर्गारोहण करे होंगे। केदारनाथ की कहानी भी उसी दौरान की है, जो केदारनाथ मंदिर बना। भगवान शंकर के दर्शन करने, पता होगा आपको, जब वो गए तो भगवान ने वहाँ नंदी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। अच्छा, बहुत दर्शन बोल दर्शन नहीं दे रहे थे कि तुमने हत्याएं बहुत कर दी। तो वहाँ बैल के रूप में घूम रहे थे, तो भीम ने पकड़ लिया। तो ये वाला जो हिस्सा था वो पकड़ा गया, वहाँ मुंह निकला नेपाल में, जहाँ मुंह निकला वो पशुपतिनाथ और ये केदारनाथ। तो जो पीछे को बोलते पीछे का हिस्सा पकड़ा तो त्रिकोण दिखता, तो इसलिए केदारनाथ मंदिर का जो शेप है। तो इस तरीके से तो पांडवों का लिंक जो है यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज्यादा जो है वो बन गया। अब उसके बाद पांडव चले गए तो उनका इम्पैक्ट जौनसार के क्षेत्र में अभी भी बहुत ज़्यादा है, खास तौर पर वहाँ तो इनफैक्ट अब सुना भी है मैंने, और है भी कुछ एक जगह ऐसी है जहाँ पर जो द्रौपदी जैसे एक पांचाली थी तो प्रथा अभी भी वहाँ पर है। कई सारे पति रखने वाली, कई सारे बोलते 5 एक, मतलब एक से ज़्यादा। अच्छा, एक से ज़्यादा पति। तो इस हद तक जुड़े हुए थे वहाँ के लोग। यहाँ केदार घाटी सरकार उड़ गई, यही से गए तो उनको एक तरीके से पूज, जैसे गाँव में भूत भी पूजते हैं ना, कोई मर गया तो उसकी पूजा की जाती है, तो उसके लिए पांडवों को नचाया जाता है, एक तरह की जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, और उसमें जो है उनकी पूजा की जाती है। अब बाकी पंडवार तो अलग जगह अलग तरीके से, यहाँ ये बाड़व की तरफ है ना, इधर हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग में बाड़व है, वहाँ की पांडव बड़ी खतरनाक होती है वहाँ पंडवार। अच्छा, वहाँ कम से कम 1, 1.5, 2, 3 महीने चलती है। 2-3 महीने पांडवार? हाँ, अब मेरे ख्याल से 3 एक साल में होती है, 1 महीना चलती है, 3 साल में एक बार होती है मेरे ख्याल से, कुछ 3 या 5 साल में एक बार होती है। अच्छा। और भाई साहब हर दिन लाखों का वो होता है वहाँ रेवेन्यू इकट्ठा। अच्छा। मेरी बुआ का ससुराल है वहाँ। खर्चा भी बहुत होता है, लोग भी भयंकर आते हैं, मतलब कितने तो वहाँ वो हो जाते हैं, सोना चांदी हो जाता है, बहुत तगड़ा है। तो ये पांडव नृत्य का तो इन सब से कहीं ना कहीं टूरिज्म भी बढ़ सकता था। अब मैं अभी जैसे ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है, 2 घंटे में पहुंच जाएगी, ये सिटी सुरंग बनने वाला, तो मेरे को लग रहा है आगे वाले 2-3 साल में टूरिज्म का बड़ा वैसे बूम आने वाला है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल है, बूम तो अभी भी है ही, क्योंकि अभी इकोनॉमी भी बूम हो रही है, लोग घूमना फिरना उतना अफोर्ड कर पा रहे हैं, पहले नहीं घूमते थे लोग। अभी कोरोना के बाद ज्यादा थोड़ा वो भी हो गया ना लोगों को, चलो कल का भरोसा नहीं। हाँ, कल का भरोसा भी नहीं, और झेल लिया बहुत लोगों ने घर में। तो पिछले साल से ही देखो केदारनाथ में रिकॉर्ड टूटे, इस बार भी टूटेंगे, मौसम ठीक रहना चाहिए बस। चक्रव्यूह जो होता है पांडव नृत्य में, उसके बारे में बताइए थोड़ा। तो कहीं चक्र जो पांडव नृत्य होता है वो तो उसमें देवता आते हैं, ढोल दमो बजते हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसके बीच में मंचन भी होता है बहुत जगहों पर, जैसे हमारे यहाँ कुछ एक पार्ट दिखा देते हैं, जैसे चीर हरण का पार्ट जो कला के फॉर्म में दिखाते हैं, मंचन करते हैं, उसका एक्ट करते हैं उसमें। तो कई जगहों पर तो पूरा साथ साथ होता है, जैसे शाम को पांडव नाचे और रात को जो है लीला हुई, 2 चीज़ें कंटिन्यू चलती है। हमारे यहाँ ये होता है कि मैक्सिमम सुबह शाम दिन में रात को भी पांडव नाचते हैं, लास्ट के टाइम पे कुछ एक्टों का मंचन किया जाता है। तो इसी में चक्रव्यूह आता है, कई चक्रव्यूह होता है, कमल व्यू भी होता है, विमल व्यू भी होता है, गरुड़ व्यू भी होता है, बिंदु व्यू भी होता है। अच्छा। बहुत सारे जितने व्यू महाभारत में हुए हैं उनका मंचन किया जाता है, और साड़ी से जो बनाया जाता है। अब तो प्रोफेशनल तरीके से भी श्रीनगर का ग्रुप करता है, लेकिन गाँव में तो अपने संसाधन से करना होता है, तो उसमें फिर चक्र भी होता है, कमल भी होता है। तो चक्र भी में अभिमन्यु गया था, कमल भी में अर्जुन जाता है, तो उसमें मैं अभिमन्यु भी बना हूँ। अच्छा। और अर्जुन भी बना हूँ कमल भी में एक बार, और फिर जो है दुर्योधन बन गया हूँ 3 बार। तो जब चक्रव्यूह में जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा जाता है तो उस टाइम पे गांव की महिलाएं बड़ी इमोशनल भावुक हो जाती है, सब रोने लग जाती है। पूरा होता है, एक्टर भी होते हैं। आप हुए हैं कभी इमोशनल? देवता भी आ जाते हैं लोगों पे सीधे, जैसे अभिमन्यु मारा। तो जिस साल में अभिमन्यु था तो खानसोड़ में होता है मैंने चक्रव्यूह। अच्छा। वहाँ काफी सारी मान्यता है। खानसोड़, चलो खानसोड़ का नाम वैसे खानसोड़ क्यों पड़ा? खानसोड़ तो सबको पता है कि सौड़ का मतलब मैदान है, खानसोड़ खान मिट्टी खाने मेरे ख्याल से। अच्छा, मिट्टी खान की कुछ ऐसे कुछ है। अच्छा। इतना डीटा पूरे गोंग नहीं पता दुनिया क्या। अच्छा, खान रही होगी उधर, ऐसा कुछ है। हाँ, खान कुछ तो, क्योंकि वहाँ मिट्टी निकालते थे पहले लोग, हो सकता है उसी की रही हो, लेकिन तो खानसोड़ में होता है। तो उसमें पूजा बड़ी खतरनाक होती है, आचरी बिड़ा दिन यन बूंदुरा थी चौक बल, तो पहले भी है लास्ट में भी। तो होता ही है, वो जो जुड़ा हुआ आदमी होगा वो तो भावुक हो गई। अभिमन्यु का जिस तरीके से वध किया गया था उसमें, तो होता ही है। पाठ याद है आपको रामलीला या पांडव नृत्य? कोई पांडव नृत्य में तो पाठ नहीं है, तो वैसे डायलॉग होते हैं। अच्छा, डायलॉग बोलते जो ऐसे कोई रिटर्न नहीं है, मतलब ये बोलना है वो बोलना है, इम्प्रोवाइज पूरा। हाँ, रामलीला में बड़ी पार्ट है, रामलीला में पार्ट है वो भी है। आपको क्या लगता है सबसे अच्छा कौन सा वाला है? सबसे बेस्ट तो बथेरे सभी बेस्ट है यार। भरत मिलाप वाला। भरत मिलाप, भरत बनाऊँ एक बार। अच्छा। हाँ, भरत बनाऊँ।
वो याद है आपको पार्ट? सुन पार्ट तो मेरे को बहुत याद है। हाँ तो सुना दो यार, मैं भी लौट जाए, ऑडियंस इतनी है देख लेंगे, कोई देगा याद हो जाएगी यार। रामलीला का कौन सा वाला चाय भी अगला, चाय पीते पीते सुनाता हूँ। चाय पीते पीते, हाँ ऐसे कोई स्टोरी की दिक्कत तो नहीं है ना? ना हाँ तो ये लीजिए सर। थैंक यू वेरी मच। बिस्कुट भी जमा तुम्हारा क्या है? तुम्हारी था बजट है, अब निकालना पड़ेगा। जी बोला बातचीत है जी बोला बातचीत का, अभी तो बजट मिनिमल है हमारा। ये चाय देख के मुझे अपने पॉडकास्ट की चाय याद आ गई। हमने वहाँ किया ना जंगल में। अच्छा, जंगल में आप शेफर्ड लाइफ, शेफर्ड कैसा रहता है उनका जीवन, बताइए थोड़ा। बड़ी खतरनाक लाइफ होती है, लाइफ चले जो साक्षात। हाँ तो क्या कैसी रहती है उनकी मैंने वैसे डॉक्यूमेंट्री देखी थी उनकी पर। शेफर्ड लाइफ, शेफर्ड लाइफ बड़ी खतरनाक होती है। एक तरीके से जो है हर दिन चैलेंज है। और मतलब उनका ये है कि इंडिविजुअली उन्हीं की बात करूँ तो उनका तो पीढ़ियों का बिजनेस अपना खुद का वो सदियों से पीढ़ियों से चला रहा काम था ना, तो उन्होंने इसीलिए उसको आगे बढ़ाया। उनके बेटे भी कर रहे हैं। अच्छा। और बेटे बड़े यंग हैं अभी। तो ये बड़ी सीखने वाली बात है कि जो है काम, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। वो कौन सी फिल्म का डायलॉग था वो? क्या क्या काम रहते हैं उनके? उनके बकरियाँ चराते हैं और उसी से ही उनका जो है रेवेन्यू वगैरह निकलता है। और बहुत मतलब ठीक ठाक काम है, बढ़िया काम है। बस उसमें स्ट्रगल है, आपको संघर्ष भी करना है, जंगल में जो अपना जीवन खपा देना है। तो इस तरीके से प्रकृति से साथ जुड़ना पड़ता होगा। प्रकृति डायरेक्ट जुड़े हुए प्रकृति से, उनसे ज़्यादा कौन जुड़ा हुआ है? बाकी तो सब बकैती है। वो तो पक्षियों की आवाज़ से भी समझ आते होंगे क्या? पक्षी की आवाज़, जानवर का अब चिल्लाने का तरीका, पेड़ पौधे सब। मतलब जानवर के चिल्लाने का समझ जाएंगे कि अपनी टेरिटरी के लिए चिल्ला रहा है कि दर्द में चिल्ला। हाँ बाबा, मतलब नेचर से बिल इन ट्यून हो गए। कुत्ता जिस हिसाब से भौंक रहा समझ जाएंगे बाघ आ रखा है या कोई और आ रखा है। अच्छा हाँ, उनके साथ भोटिया कुत्ते रहते हैं और काफी फेमस कुत्ते हैं। भोटिया कुत्तों के बारे में बताइए। अरे बड़े खतरनाक होते हैं, एक तो मैंने भी ला रखा है। भोटिया कुत्ते की ना डिमांड बहुत भयंकर बढ़ गई है। हमारे एक मित्र है तो वो जो है उनका पेट शॉप भी है यहाँ पर। अच्छा, वहाँ उसी के साथ ही, हाँ उसी के साथ ही उन्होंने क्लिनिक भी, पेट क्लिनिक भी खोला है उसी में ही। और डॉग ब्रीडिंग वगैरह काम भी लंबे समय से करते आ रहे हैं। अच्छा। और ये काम बड़ा सिटी में तो बहुत अच्छा चलता है तरीके से ना। अब जब यक तू, मैं जब भोटिया किस्सा बताता हूँ, जब तूने बात छेड़ी दी है, मैं भोटिया कुत्ता ढूंढ रहा था। तो उस भाई ने कहा कि जो मेरे मित्र हैं उन्होंने कहा कि एक बढ़िया सा कोई भोटिया कुत्ता देख लो अगर आपको जो है, क्योंकि मेरा तो अब ये है ना कि थोड़ा गांव और इधर ज़्यादा कनेक्शन रहेगा। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करो, बोला भोटिया कुत्ता देखो एक बढ़िया सा, मेल फीमेल लाओ ब्रीडिंग के लिए, बोला बहुत डिमांड है यहाँ। अच्छा। और तुम कर सकते हो ये काम बोल तो मतलब ढूंढ के लाओ और उसका फिर देखेंगे। तो मैं ढूंढने गया, मैंने एक जगह पता किया, भोटिया कुत्ते पे काम कर रहा था बेचारा। मैंने उसका कुत्ता चाहिए, उसने फ़ोटो भेजी, 45 दिन का था। मैंने कहा ठीक है। वहाँ रेट तो काले कलर का था। मैंने रेट, उसने जो रेट बोला मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारी भी खिसक जाएगी। कितना? हम गांव के लोग हैं ना, हमें इतना वो अनुमान नहीं होता। उसने रेट बताया उसका 22,000 रुपये। 45 दिन के कुत्ते? 45 दिन के कुत्ता भोटिया, 22,000 रुपये। 22,000। अब गाँव बंदूक के बोलो लोग गाँव बनियों में कोई बोलो कुत्ता दिए वाले, मैं बहुत लोग बात बोला मेरे ख्याल से। हाँ किया लोगों ने, तब आज उन्हें तो सोचा होगा कि फाड़ी मार रहा है भाई 22,000 में कुत्ता यार, उन लोग फिर बज नहीं होना है। मैं पितल ले यानी कुत्ता। अच्छा। बस सुनता है 300 रुपया मोबाइल परसों गाँव बनो ना 300 रुपये सेल में मिला होगा। अब लाए उसको 300 में। अब जब 2 हो गए, अब इसको निकालना भी है एक को, मैंने कहा उसी को ही निकालेंगे भाई। फिर वो कोई ले जा भी नहीं रहा। तो फिर स्थिति ये आ गई थी कि मैंने कहा तो 500 पकड़ इसको ले जा। ये तो किसी से आ गई थी। तो 22,000 का उसने रेट बताया, बोले लेकिन ब्रीड की गारंटी है बस कि ये भोटिया ही है। अच्छा। ये तो जो है मिक्स हो चुकी ब्रीड है ना, बहुत कम बच चुके हैं। अच्छा। तो भोटिया कुत्ते की अपनी जो है खासियतें हैं। तो उसके मदर फादर दोनों भोटिया फादर हैं, फोटो भेजी गई बकायदा। अच्छा। वो ब्रीडिंग काम है अगले। अरे हाँ, ब्रीडिंग वालों के मैं देखता हूँ कि जैसे बच्चे होते हैं ना, तो कि 7 बच्चे रख रखे उन्होंने हस्की के, तो दोनों की प्रोफाइल दिखा रखी कि मदर यहाँ की हस्की, वहाँ की हस्की, दोनों की फोटो दिखा रही। KYC बनता है उसका भी। KYC बनता है? KYC बनता है उसका।
जो यहाँ अब पहाड़ों में तो नहीं है, लेकिन शहरों में जो डॉग का काम है, ब्रीडिंग का काम, बड़ा तगड़ा काम है भाई साहब। जर्मन शेफर्ड आपके 20-25 हज़ार के बिकते हैं और भोटे की डिमांड उससे ज़्यादा है। वो ही मेरे मित्र जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, वो ये बता रहे थे कि भाई साहब जब से ये पिटबुल आजकल हमला किया, रॉटरवेलर हमला किया, और तब से तो बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, बोले हमें भोटिया चाहिए। गार्ड डॉग है, एग्रेसिव नहीं है, मालिक के प्रति वफादार है, इंटेलिजेंट है, इतने सब इतनी भेड़ों को उसे कंट्रोल करना है। हाँ, कहाँ पहाड़ की कहाँ से चढ़ के उसको कंट्रोल करना। बोला एक बिहार से आया, बोले मुझे भोटिया कुत्ता दे दो। अच्छा, तो उसका नंबर दिया होगा किसी ने, बोला भोटिया कुत्ता तुम्हें मिल तो जाए, लेकिन तुम यहाँ पालोगे कैसे, बिहार कैसे पालोगे। वो आदमी बोला भाई हम AC लगाएं, कुछ भी लगाएं, मतलब हम यहाँ पालते हैं, तुम ला के दो हमें। तो इतना क्रेज है उस कुत्ते के लिए। लेकिन जो मैं मानता हूँ, जिसका काम किसी को सजे दो और करे तो डंडा बाजे। जो काम भोटिया कुत्ता का जंगलों में शेफर्ड के साथ है, वो तुम गांव में भी रखोगे उसे, वहां भी वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाए मतलब उसका काम तो वही है ना, उसकी एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, उसके अंदर बहुत एनर्जी। अब तुम घर में क्या रखोगे, घर में क्या कर लोगे, तुम बांध के रखोगे, ज्यादा वो बंदरों को भगा देगा। अब बंदर भी खतरनाक हो गए कायदे से आजकल। कुत्ता गुलदार को भगा देगा, लेकिन बंदर को भगाना मुश्किल हो रखा है, पहाड़ों के ये हाल है। अच्छा, हाँ, तो वो कुत्ता मेरे हिसाब से गद्दी कुत्ता, भोटिया कुत्ता, उसकी असली जो लाइफ है वो बकरियों के साथ ही है। बाकी तुम शौक के लिए पाल लो, लेकिन फिर ये ऐसे नहीं होता गाँव हमारे ये तंजरे खत्म कुत्ता, फिर ये मत करो उसके साथ ना, ये तंज ये बस नहीं, छोड़ दो उसको। तो वो है पार्ट तो निकाला बाहर है, पार्ट कर देना लास्ट में, लास्ट में लाइट चेंज हो जाएगी ना, लाइट चेंज हो जाएगी ना। सिया दुख बन में उठा दूँ वो सुनो। हाँ, छोटा छोटा भी होगा तो अच्छा। पार्ट है, जब भगवान राम को वनवास हुआ था, तो भगवान राम वन की तरफ जा रहे हैं, और सीता माता जो है वो भी कहती कि मुझे भी आपके साथ जो है जंगल में जाना है, वनवास पे जाना है। तो सीता जी बोलते तो सीता भी खेला, राम भी खेला। सीता बोलती है, स्वामी मोहे संग ले जाना होगा, स्वामी मोहे संग ले जाना होगा। भगवान राम बोलते हैं, सिया दुख बन में उठाना होगा, प्यारी दुख बन में उठाना होगा। कठिन राह में नंगे पैरों, कठिन राह में नंगे पैरों, बिन सवारी के जाना होगा, सिया दुख बन में उठाना होगा, प्यारी दुख बन में उठाना होगा। समझ रहे आप? हाँ। सीता माता बोल रही प्रभु मुझे संग ले जाना होगा। भगवान राम कह रहे हैं कि कठिन राह में नंगे पैर जाना होगा बिना सवारी के। तो फिर भी सीता माता जो है चली जाती उनके साथ। ऐसे बथेरे हैं। तो मेरे हिसाब से रामायण से जो उन्हें आजकल की जनरेशन सीखना चाहिए वो नहीं सीख रहे। सीखना चाहिए भाई, वो बस कहाँ सीख रहे हैं? जय राम बोल के गोली मारने से मतलब है, लेकिन राम की क्या को आज की जनरेशन तो उठपटांग हो गई ना, अब रील का टाइम जमाना आ गया, उठपटांग। अब इनका ही देख लो राम सीता का समूह, तो बोल रहे हैं कि भाई जा रहा हूँ, कठिनाई है। उन्होंने बोला कोई नहीं, कठिनाई है तो तुम्हारे साथ जा रहे हो। आजकल बोल देंगे कठिनाई है तो बोलेंगे कि हाँ भाई जी नौकरी, सरकारी नौकरी है कि नहीं। मैं नो नहीं बोली तुम्हारे देर में जमीन बिजवाल बेवकन से पहले रिश्ता नहीं में ना लो छोरों से छोरों क्या बोलता हूँ, छोरों बोले तुम्हारे बिजवाल जमीन किससे है पता बोलोगे तो दे है। क्या है ये ओरिजिनल किससे हैं? किसी को पूछा, रिश्ता आया, बोला लड़की वालों ने पूछा कि चलो लड़का क्या करता है, ये तो चलो हो गया, ये करता है सवालाना फलाना। बोल तुम्हारे देहरादून में जमीन बिजबल। बहुतों को पूछा जा रहा है आजकल ये सवाल, तुम्हारे देहरादून में जमीन बिजबल। तो बोली तो ठीक ठाक था, तो बोल हाँ छे जबल कक्च ठीक जख में तुम्हारे प्लॉट नीचे बल ठीक ते को बगल वाला प्लॉट चबल हमार जमीन न तो होगी नहीं होगी। तो मतलब अगर क्राइटेरिया यही है, अब तो खतरनाक हो गया भाई जमाना। क्या बोल देहरादून में जमीन बिजबल तो घर में कुछ बल बल कुकुर भी रहा समझ वाला हमारा। हाँ बड़ो भेजते नहीं बल, ये भी रिक्वायरमेंट है आजकल ना रे भाई साहब। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा कोई अरे कोई बड़ो भेज नहीं चाहिए, कोई छोट बोला नहीं चाहिए, कैसे क्या सिंगल लड़का चाहिए। जमाना बाबू भैया बड़ा तेजी के साथ बदल रहा है। लेकिन जो ये डिमांड कर रहे हैं वो किस बेसिस पे डिमांड कर रहे हैं? उनके पास तो उनके पास क्या है
ये भी बड़ी मतलब तुम भी ये थोड़ा तो देख लो। ये भी एंटी दहेज प्रथा ही है। बिल्कुल होना चाहिए यार भाई, दहेज प्रथा के 180 डिग्री है ये। वो तो है ही, एक तरफ थोड़ा ना बात। चलो नौकरी, चलो ठीक है, वो एक तरीके से है भाई, नौकरी चाकरी ठीक लेकिन होनी सिर्फ वही चाहिए, थोड़ी ना ढूंढते हैं। हाँ अब तुम्हें दुष्ट लड़का मिल गया, जो है ये सब सुई तक बंडल बॉन्ड होता क्या, तक क्या कर ऐसे हैं, बतेरे किस्से हैं जीवन के ऐसे। टूरिज्म की बात चल रही थी। हाँ टूरिज्म की बात चल रही थी। अब हो रहा है यार पॉडकास्ट तो शुरू, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, फिर से पूछे सारे क्वेश्चन। टूरिज्म की ये काट दो, डिलीट कर दो। ना वो तो हो जाएगा सब। टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है मेरे हिसाब से, और ऊपर वाली की कृपा से अपना प्रोफेशन ऐसा रहा कि बहुत जगहों पर जाने का मौका मिला है ना, जौन सरबाबर, गढ़वाल, कुमाऊं, है ना, तो बहुत जगहों पर देखी भी चीज़ें, तो उस चीज़ को धीरे धीरे, ऐसा भी नहीं हम बिल्कुल कैश नहीं कर पा रहे जी टूरिज्म को, तो धीरे धीरे करके हम उस प्रोसेस में आ रहे हैं कि हम उस चीज़ को कैश कर रहे हैं, है ना। सबसे मेन आप ये देखिए, हम और आप जिस जिले के रहने वाले, रुद्रप्रयाग जिला, आदि बाहर की दुनिया में पैसा कमाने आ रही केदारनाथ यात्रा में, और हमारे तुम और क्या कुछ ना लो तो ना दो तो हम पता नहीं, कुछ पता नहीं तक टेंट ककबेट जानन दुकान के की उठ दिन ककबेट पे मैं घोड़ा के एक्शन घोड़ा तुम तब ना तुम हैं जम्मू कश्मीर। हाँ कोई मैं देख रहा था आज तक, इस न्यूज़ तक पे थी, स्टोरी किस पे थी यार, जो कंपनी घोड़े खच्चरों को मैनेज करती है वहाँ पर, वो कंपनी ही जम्मू कश्मीर की है। अब ये पता नहीं सच है झूठ है, लेकिन मैं देखा था कहीं। ये कमल हंस कौन सी कंपनी यार, हंसराज, पवन हंस, हाँ बाहर तो अब है कि पता नहीं यार कहाँ की है, लेकिन कंपनी छोड़ना तुम, मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ कि व्यापार में कौन वहाँ पर क्या कर रहा है ना। अब मान लो कंपनी जम्मू कश्मीर की है, अब मान लो मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूँ, देहरादून में ही हमारे एक मित्र हैं, उनका कोई किराएदार है, तो बोला वो तुझे पता है वो किराएदार क्या करता है? मैंने क्या करता था वैसा? अरे उसको वहाँ केदारनाथ में टेंट टूंट का काम चलता है भयंकर बन। अब मैं कहाँ का, वो बोले यूपी का है रहने वाला। अब यहाँ खाली कमरा ले रखा उसने पूरा 3-4 कमरों का सेट मेरे एक मित्र के घर पे, बोला आता भी नहीं है कभी, खाली 2-3 टेंट के डंडे हैं। अब वो सीजन पे चला गया, उसके बाद आएगा फिर नीचे चला गया, और लेकिन किराया भी भर रहा है। तो कितना लोग, कितना पोटेंशियल है उस जगह में केदारनाथ पे ही, और कितना लोग जो है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल जीरो है, अब धीरे धीरे करने लगे, पता चलने लग गया। जैसे मुझे कोई इस बार पता चला कि वहाँ पर लॉटरियाँ निकलती हैं दुकानों की, मुझे पता ही नहीं था, तो उसको हम डाल सकते हैं। छोटे मोटे जो कोपचे हैं उनकी भी, छोटे मोटे नहीं, ये मेरे ख्याल से जो सरकारी वाले हैं, अच्छा आवंटित होते हैं ना ऊपर पैदल मार्ग पे शायद, तो वहाँ पर लॉटरी पड़ती है। बाकी नीचे तो प्राइवेट लॉज वगैरह, ये तो ये बड़ा चलता है वहाँ पर। मुझे तो एक आदमी ऐसा भी मिला था किसी फंक्शन में, हमारे यहाँ ही आया हुआ था, तो रिश्तेदारी में ही है, तो वो केदारनाथ जाता है सीजन पे, काम कुम करता है। उसने बड़ी खतरनाक बात, यार भेजिबल तुम सही हो बार केदारनाथ चस्का क्या चढ़ी बल, केदारनाथ भी नहीं बोलना सीते इतर पाजन ना, केदार तुम सही हो बार केदार चस्का क्या चढ़ी बल, तुम पागल हो जाल भाई साहब, तुम रह ही नहीं सकने, तुम चलिए की नहीं, बात सच है। मैं खुद गया में पहले मैंने मोदी बोले 40-50 हज़ार मिल गई बोले सीधा, अरे बाद में बोला मैंने परसों फिर जान बल। तो ऐसी सीन है केदारनाथ में, बहुत स्कोप है, बल्कि पहाड़ों में केदारनाथ सभी जगह है ना, ये तो दुनिया री 4 धाम यात्रा, छोटी छोटी जगह धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ होम स्टे जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लग गए हैं। कोई गाँव के व्यक्ति है, वो किस तरह से टूरिज्म जो बूम आ रहा है उससे फायदा उठा सकता है? क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहले तो मैं अभी वही है ना, क्योंकि हमारा फायदा ये है कि हम बहुत सारी जगहों पर जब गए तो हमने वहाँ पर जब देखा क्या क्या, हर जगहों पर एक्सपीरियंस अलग अलग होता है ना, बहुत सारी ऐसी घूमना चाहिए तब सीखने में। हाँ बिल्कुल घूमना चाहिए, जितना जगह हो सके। अरे घूमने से तो जीवन बनता है, घूमने से, पढ़ने से, यही चीज़ है जिससे आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। नॉलेज एक्सपीरियंस इकट्ठा होता है, ऐसे नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान मिल रहा है, सुबह 4 ग्रुप में वही पेल दिया, इस फोटो को शेयर करो कृपा आएगी। आपके पर्सपेक्टिव बदलते हैं, मतलब किस तरह से सोचते हैं। तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने अपने जो घर हैं उनको एक तरीके से होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया है ना। आजकल का टूरिस्ट शहर का, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का, देहरादून का भी लगा लो एक तरीके से, हम जब पहाड़ों जा कहाँ रहे हैं, ऊपर ही तो जा रहे हैं, गर्मी इतनी बढ़ रही है तो ऊपर जा रहे हैं। अब तो हाईवे भी अच्छा हो गया, तो हाँ अब दिक्कत वही है ना, ऊपर जाना तो ऊपर तो दुनिया जा रही है, बॉटल नेक बन रहा है एक तरीके से ना, यहाँ तो आदमी निकल गया, अब ऊपर तुम अब कपाट जैसे खुलेंगे वैसे ही जाओ तुम जरा इस रास्ते पे, कहीं तुम्हें भयंकर जाम, इतना रश, भयंकर रश होता है भाई साहब। तो उसमें यह है कि जाने वाला टूरिस्ट भी ढूंढ रहा है ऐसी जगहें जो आउटर में हो, ऑफ बीट लोकेशन, ऑफ बीट हो, एकांत हो। 2 फायदे हैं उसके वहाँ पर, एक तो जहाँ दुनिया जा रही है वहाँ रेट बड़े हाई हो चुके हैं, आउटर में जाएगा सस्ता होगा, होम स्टे जैसे गांव में चला गया वो 5 स्टार फैसिलिटी आपको देते नहीं है, उनके जो कमरे उन्हीं में आपको ठहराएंगे, रहने खाने की व्यवस्था होगी,
उसके बजट फ्रेंडली भी हो जाएगी और जो घर वाला है तो उसका भी चल जाएगा। तो इसका जमाना आ गया है। ट्रैकिंग से भी उठाया जा सकता है, ट्रैकिंग भी किया जा सकता है यार। अब गांव में ट्रैक हर गांव के तो ऊपर मैंने कन पेल तब पवाली कहा हमारे काट ले आने हम लोग तब। तो फ्यूचर काफी किया जा ब्राइट है, सकता है। मतलब अगर वो हाँ, अगर है, बस आप कहीं बाहर जाए, मेरे हिसाब से तो इतना पैसा कमाया जा सकता है कि किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। मतलब केदारनाथ वाला क्या करना गुप्त गाजर इंच वाला सोनपुरिया वाला ऊखे मठ वाला इंच तरफ जो बेल्ट मेन केदारवाद बेल्ट मतलब है उनका नहीं जाना भाई। 6 महीने पूरे सीजन पर काम करे यार। हाँ हमारे एक मित्र है उनकी शादी होनी है, तो वो शादी जो है वो इसीलिए थोड़ा डिले करी बाद में कि भाई अब सीजन आ गया है, बारात में जाने बोले सीजन में कोई इधर फुर्सत नहीं है, आना अगले साल अप्रैल। तो वहाँ तो घोड़े खच्चर पे भी 6 महीने में लड़के 5-6 लाख रुपए कमा गया को दुनिया भर का हमारे यहाँ तो बुनो बल 2 खच्चर लेके वाला वापस ले वाला सुली पिकअप। अच्छा 2 खच्चर लेके 3 महीने बाद वापस आया पिकअप ले पिकअप 4 महीने चला पिकअप फोन बेच 3 और खच्चर ले। अब ये सीजन बजे अब कुछ ट्रक ले जेसीबी ले ऐसी कहानियाँ है। ठीक पहाड़ी पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया आपने? पहाड़ी पॉडकास्ट स्टार्ट कर रखा है। उसमें किस तरह गेस्ट बुलाएंगे? उसमें क्या उससे हमें हमारे चैनल को खतरा है? आपके चैनल को बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरा है। ओह माय गॉड, अब तुम्हारा चैनल क्या है यार? क्यों आप उसमें किस तरह गेस्ट बुलाएंगे? एक चीज हमें दोनों को एक कोलैबोरेशन करना चाहिए। हमें एक पॉडकास्ट करना चाहिए इस भाई साहब का। अच्छा यहाँ के इंटरव्यू में भी ये कैमरे के पीछे खड़ा हो रखा है, वहाँ के इंटरव्यू में भी ये कैमरे के पीछे खड़ा हो रखा है। उसमें गेस्ट वही आएंगे पहाड़ी पॉडकास्ट जिसका नाम पहाड़ों के ही लोग रहेंगे। पहाड़ों के मतलब बाहर के भी रहेंगे। पहाड़ी पॉडकास्ट तो एक तरीके से ये है कि मैक्सिमम चीज़ जो है हम फोकस किए करेंगे। उसमें भी ऐसे नहीं कि जैसे आप कर रहे हैं, आपसे ही प्रेरणा लेकर के हम कर रहे हैं। नहीं मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं मतलब हमने कोई भयंकर आदमी बुला दिया जैसे आपने मुझे बुलाया मैं और क्या लो तो ना दो तो कोई जान लो ना कोई पहचान लो, तो ऐसे भी नहीं कि लो तो ना दो, तो ऐसे नहीं गेस्ट सारे वही आएंगे लो तो ना दो। उन लोगों को बुलाएंगे जो असल मायनों में ग्राउंड पर हैं और जो लोग से कुछ प्रेरणा मिले, जो लोगों से कुछ सीखने को मिले, जो लोग अच्छा कर रहे हो, जिनको जानकारियाँ अच्छी हो। अभी हमने जैसे वहाँ वो शेफर्ड वालों का किया था तो उनकी भी अपनी एक जर्नी है भाई साहब, बड़ी खतरनाक जर्नी है। असल मायने में तो उत्तराखंड का आदमी सोशल मीडिया पे पहाड़ बचा रहा है ना आजकल, तो किसने बचाया है? कौन जुड़ रखा है? वही लोग जुड़े हुए ना। और सिर्फ पहाड़ से नहीं बल्कि अपने पूरे इकोसिस्टम से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए, बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए। तो इस तरीके के लोग देखते हैं, तब बाकी कोलैबोरेशन करते रहेंगे। तुम हमारे यहाँ भेजना, हम तुम्हारे यहाँ भेजेंगे। गाँव में जैसे समाज बदल रहा है धीरे धीरे, आज 10-15 साल जब हम 8वीं 9वीं तब का गाँव अब का गाँव अलग हो चुका है। बहुत काफ़ी चीज़ें बदली हैं। क्या आपको क्या लगता है? बहुत चीज़ें बदली हैं। समाज बदला है, आर्थिक स्थिति बदली है, दुनिया बदल रही है, तो भी बदलेंगे ही। लेकिन जो बदलाव गाँव में मेरे को दिखा, बहुत ज़्यादा दिखा। खेती करना बंद कर दिया लोगों ने। गाँव ये है ना, अब खुद ही आप ये लगा लो कि एक तो लोग धीरे धीरे सक्षम भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो जैसे सक्षम हुए थोड़ा, मतलब कामकाजी हो गए एक तरीके से ना, प्रोफेशनल हो रहे हैं धीरे धीरे, तो नौकरी काम धंधा वगैरह कर रहे हैं। तो उससे जो है एक तरीके से जो पुरानी चीज़ें वो धीरे धीरे छूट रही हैं, कम हो रही हैं। ऐसा भी नहीं बिल्कुल जैसे लोगों ने हल्ला मचा रखा, अरे अब बुरी भाषा, अब इस पॉडकास्ट के नीचे 10 कमेंट आएंगे, अब ऐसी है तो अपनी भाषा में बोलो ना, बस गड़ा क्यों नहीं बोल ना। मैं आया था मेरे को, मैं नरेंद्र सिंह नेगी वाले पे आया था। तो मैंने बोला भाई साहब पहले आपने जो नाम लिखाया उसको गढ़वाली में लिखो। मैंने बोला अपने बच्चे की जो वो है मार्कशीट है उसको भी गढ़वाली में करो है। मैंने बोला ठीक यार, जब मैं थोड़े जो आदमी जान के बोल लो तेन या फोन थोड़ी नहीं बोलते हैं कि दिल्ली कितने भी दे। हां नोएडा का था वो। हां तो मैंने बोला भाई साहब पहले तो आपने जो इंग्लिश में लिखा हुआ है पवार जी, मैंने उसको पहले हिंदी में करो, गढ़वाली की तो लिपि नहीं है। सही बात है। और जो अब यार इससे ये है ना कि आपकी रीच तो बढ़ रही है ना। हाँ कुछ भी करके बढ़ रहा है, जैसे भी बढ़ रहा है भाई। अब हम ये तो बोल नहीं रहे कि अपनी भाषा छोड़ चीज को बचाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम 10 लोगों के सामने दिखाओ के लिए बोलते रहे हम घर में बोला हम सच नहीं होते यार। तो ये इतना हल्ला भी जो है ठीक नहीं है, मतलब इतना भी नहीं कहीं वो हो रहा है। वही है रोने वाली बात, सॉल्यूशन कोई नहीं लेता। सॉल्यूशन की बात नहीं है यार, खाली प्रॉब्लम गिनाने वाले। तो आजकल दिन वही चल रहा है ना कि नेगेटिविटी, प्रॉब्लम गिनाना, 10 लोग का वही कि ये हो रहा है, ये किसी पे कोई सॉल्यूशन बताने तैयार नहीं है। तो अपना रोना बताने तो सब तैयार है गाँव में है ये चीजें। बल्कि गाँव तो भाई इतने डेवलप हो गए तो अंग्रेजी में बात करते हैं भाई लोग, तो ठीक ठाक लोग हैं। गाँव है पहाड़ है, तो गाँव की शादियों में भी चेंजेस आए, पहले अलग फॉर्मेट में आते। वही तो बोल रहा था भाई, परसों मैं ऐसी सोच रहा था, ऐसी मच्छर ने काटा है क्या काटा है, जैसे इस समय उड़ रहे हैं ये बड़े इस सीजन पे उड़ते हैं,
तो उस जमाने में क्या होता था कि घर भी वहीं और गौशाला भी वहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट चलता। अब तो गौशाला सेपरेट हो गई, अब तो कम ही हो, बंद ही हो गई धीरे धीरे, लेकिन वही गौशाला वहीं पर खेलना है। ताकि मैं उड़ खेल, ताकि मैं कुटण च, ताकि मैं सीढ़ी, ताकि मैं चाची चूची सब बैठा रहता था। तो शाम हुई, अब वही अपने घूमते जगाए ऊपरे और दोनों गए था, बल्द बुल्द निकाले तो एक चहल पहल से दिखती थी शाम होते ही। अर्जुन भाई भी आगे इस समय पर अरे ये वही है जिन्होंने चल, हाँ, ये चल एक चहल पहल दिखती थी वहाँ। तो अब वो चहल पहल आपको दिखेगी नहीं। 4-5 बजे हुए थे क्या? 4-5 बजे के बाद की चहल पहल अलग ही होती थी। 6-7 बजे तक क्या? तो शाम तक हो रही आराम से 6-7 बजे तक। कर नाइट लाइफ तो गाँव में बहुत कम हुआ, बहुत कम, 7 बजे तक, 6-7 बजे जा। अब गर्मियों के समय 7 बजे तक के आसपास। तो एक चहल पहल अलग होती थी, है ना। 4 लोग इधर जा, ग्राउंड खाली नहीं होते थे। क्रिकेट का अलग, क्रिकेट का बहुत क्रेज था गांव में। अब मतलब नहीं तो गांव हुए ना फुंगड़ा पड़ी मैदान पड़े, मैदान में कोई नहीं है। तो उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। अब मोबाइल का ज़माना आ गया है, मैक्सिमम जो हैं लड़के अब ऑनलाइन चीज़ों को कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। थोड़ा सा इसमें कुछ नशे की प्रवृत्ति वाला सीन भी आ गया है। शाम होते ही अड्डे फिक्स हो जा रहे हैं, ये भी है बहुत हद तक, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, मतलब शादियों में भी काफ़ी चेंज हो रहा है, कपल डांस हो रहा है, कपल डांस, अब सारे डांस तुम देख रहे नहीं। तुम आपने किया था कपल डांस शादी? हम नहीं करते भाई। आपकी तो शायद आपकी तो शायद से लव मैरिज है, कुमाऊं से, इंटरकल्चरल मैरिज है, गढ़वाल कुमाऊं का मिश्रण। जी बिल्कुल, और उसकी प्री वेडिंग आपने शूट की थी। तो थर्ड बटन स्टूडियो। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया था मैं से शूट करने में। और उसकी स्टोरी थी, उसकी हम लिंक नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल उसका लिंक। कैसा रहता है मतलब इंटर दूसरे कल्चर, दूसरा वैसे कुमाऊं से क्या लैंग्वेज तो अलग है? लैंग्वेज अलग है, थोड़ा बहुत कल्चरल डिफरेंस है, थोड़ा बहुत कल्चरल डिफरेंस। तो पहाड़ में ये है ना, तुम्हारे बछवाड़ में अलग जो खुद में अलग, इतना डिफरेंस है ना। हमारे को अलग से, तुम्हारे को अलग, इतना डिफरेंस। लेकिन आपने बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप रानीखेत से ना? रानीखेत। अच्छा, कैसा रहता है इंटरकल्चरल में? नहीं ठीक है, हमारा तो ठीक है, बाकियों का तो पता ही नहीं, हो सकता है कुछ फायदे नुकसान क्या रहते? नफा नुकसान तो क्या ही होगा कायदे से। हमारे तो ठीक ही है, हमारे तो ससुराल पक्ष के भी जो है सभी लोग ठीक हैं, सज्जन लोग हैं, आजकल लोग जेंटल लोग हैं। और कल्चर भी वहाँ का रिच कल्चर है काफी ज्यादा, है ना। एक तो एक दूसरे के कल्चर, जैसे आपकी वाइफ है तो उनका गढ़वाल कल्चर में ज्यादा पता, और आपको उनके कुमाऊं के कल्चर में, तो जो आपके बच्चे होंगे तो उनका दोनों कल्चर का, कुमाऊनी भी बोलती है, गढ़वाली भी बोलती है, तो बहुत लकी लोग हैं। हिजा भी बोलती है, पहलाग भी करती है। अच्छा, तो एक्सप्लोर होता है ना आदमी, जितना ज्यादा बढ़ेगा। तो अब क्या होता है कि अमूमन आमतौर पर पहाड़ों में अभी तक कॉन्सेप्ट ये था, एक्सप्लोर नहीं थे लोग ज्यादा, सड़कें नहीं थी, बहुत सारे कांटेक्ट नहीं थे, बहुत सारी चीजें थी जो नहीं थी। अब जो चीजें हैं तो अब धीरे धीरे रिश्तेदारी बढ़े, पहले फिक्स ये एरिया में गंसा एरिया में तक रिश्तेदारी बनी, अब वो लोग बाहर जा रहे हैं। सवाल नहीं था ब्लॉक से बाहर कोई ना, बहुत रेयर चलता रहता था वो ऐसे ना। तो अब धीरे धीरे करके हो रहे हैं। तो हमारे भी कुमाऊं में जो है गढ़वाली कुमाऊनी। चलो बढ़िया। तो आपकी बेटी जो है गढ़वाली कुमाऊनी, दोनों बेटी। तो आप पिता बन जाओगे, कैसा रहता है पिता बनना? बहुत बढ़िया रहता है, अलग खुशी मिलती है मैंने समझा। बिल्कुल खुशी मिलती है, और आपका पर्सपेक्टिव भी कुछ बदल जाता है, उसके बाद बदल जाता है। एक उसके पहले के इंसान आप अलग रहते हो, उसके बाद अलग बन जाता है। बिल्कुल। क्या ऐसा क्या चेंज होता है? ऐसा चेंज होता है, आपको सोचना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ सोचनी पड़ती है, फ्यूचर के लिए सोचना पड़ता है। आप लापरवाह नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हो आप। आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, आपकी वो लाइफ नहीं रहेगी कि अब कभी भी निकलो। अच्छा, तो सब चीज़ देखनी पड़ती है, अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं, तो थोड़ा कपड़े कम लेने पड़ते हैं, जैसे देखिए। नहीं कपड़े अच्छी लग रही है शर्ट वैसे, ये वाली। हाँ ये अच्छी क्या है, नहीं पिछले बार लेन था कुछ मैं आपको कपड़ा आपका आलू ना से दिक्कत। अच्छा, मैं कह ले ना तो मैं तेन घूमणो जो रफ एंड टफ। अच्छा ये अर्जुन जो ना हमारे अध्यक्ष। अच्छा अर्जुन की क्रिकेट तो आप देखते हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं आप? बहुत। अभी तो अंदर मैच भी चल रहा है, मैच चल रहा था, डेब्यू है अभी नहीं क्या? अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू था। कैसा करा रहा लड़का बॉलिंग? ठीक करा रहा, पेस कम है। हाँ अच्छा, पेस कम है, बाकी स्विंग तो ठीक है। 2 ओवर करा यार, समय लगता है क्यों। तो भाई साहब मैं तो IPL क्रिकेट तो 7, 8, 9, 10 साल हो गए मैं देख नहीं रहा। देखना चाहिए ना। क्यों देखना चाहिए? देखना चाहिए क्रिकेट। मुझे तो लगता है कि खाली क्रिकेट ही नहीं, सब स्पोर्ट्स देखते। आप तो सारे स्पोर्ट्स देखते हैं। वुमेन्स क्रिकेट को भी पूरा फॉलो करता हूं एकदम बढ़िया तरीके से। मुझे थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है। मुझे लगता है कि इससे इंडिया का बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। शाम को साली आधी पॉपुलेशन
अब जो कॉन्सेप्ट है वो ड्रीम 11 वाला टीम बनाने नहीं वाला ड्रीम 11 वैसे भी नहीं कि जिसको नहीं है तो फिर भी आजकल तो 2 महीने बीप कर देना, काट देना। नहीं दो जैसे वो है कि 2 महीने आधी इंडिया की पॉपुलेशन 3 घंटे की 4 घंटे के लिए क्या करेगी शाम में, कुछ और काम कर सकती थी यार। कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ काम है दिक्कत मुंदो तो गति के गोली मारी जैसे राम बंद अब का किधर रोल से लग गया कहीं मच काम टूर में ख्याल से हम बैठे हैं सुबह बैठे ब्याह करता कि हम 2 मैच देख लेना तो ठीक है, एक तरीके से एंटरटेनमेंट भी हो रहा है स्पोर्ट्स की हाल पे अपनी। इसका जो गैम्बलिंग है जिसमें हमारी 30-40% जो जनता है वो जुआरी बन चुकी है मेरे हिसाब से, तो इसको बंद नहीं करना चाहिए। ये जुआ जो खुलेआम जो जुआ चल रहा है, ये फैंटेसी ऐप वाले सरकार ही नहीं कर रही तो तुम्हारे कहने से क्या होगा। सरकार को तो खैर सबसे ज्यादा जीएसटी मिल रहा है। जो फैंटेसी ऐप ये खिला रही है वो फैंटेसी ऐप स्पॉन्सर बनी हुई है बड़े बड़े, है ना। ऑफिशियल किट पार्टनर टीम इंडिया की, इंडियन क्रिकेट टीम की, नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, आईपीएल की भी नहीं बात कर रहा। कुछ टाइम तक यही लोग हुआ करते थे, कई स्टेट्स में बैन भी है, साउथ करते थे ये फैंटेसी ऐप, पता नहीं यार होंगी पर ठीक है। एक तरीके से बहुत बुरा है, बहुत लत पड़ जाती लोग। मैं भी कई बार टीम बनाता हार जाता, लेकिन दिन के अरे तो लोग वो बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ लोगों से जो 50 रुपए लेकर 50-60 करोड़ में से तुम उसको कितना बांट रहे हो, वो वाली बात है। कब लास्ट में इसीलिए तो कहा जाता है, डिस्क्लेमर दिया जाता है, जिम्मेदारी से अपने उस पर खेले। हमारे साथ एक अर्जुन था, वो बड़ा वो था जुआरी एक नंबर का। हाँ वो बर्बाद हो गया आजकल, दिख नहीं रहा वो। हाँ खत्म जो भाई। बिस्कुट खा दूँ? हाँ आपका बिस्किट है, कुछ भी करिए, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कहाँ बची अब पर। क्रिकेट में इंडियन टीम के क्या हाल है आजकल? इंडियन टीम के क्रिकेट में जो है क्या जीते नहीं है काफी टाइम से, कुछ शायद से नहीं जीत तो रहे हैं। क्या जीते? बायलेटरल जीतते हैं ना, आईसीसी के इवेंट नहीं जीत पा रहे हैं। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन ये है। आईसीसी के जितने वर्ल्ड कप हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है या फिर अभी एशिया कप हुआ था, मल्टी नेशन टूर्नामेंट जो होते हैं उसको नहीं जीत पा रहे हैं। अच्छा, अदरवाइज बायलेटरल में तो नंबर 1 है, सबको ऐसी तैसी कर रहे हैं। अच्छा, सीरीज तो मेन मुद्दा यही है कि भाई वर्ल्ड आईसीसी ट्रॉफी चाहिए, एक लंबा टाइम हो गया। तो अभी देखो अब जून में है, WTC फाइनल पे पहुंच चुके हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। अच्छा, WTC वर्ल्ड टेस्ट। अच्छा, तो पिछली बार पहुंचे थे, पिछली बार फाइनल में हार गए थे। अच्छा, इस बार ऑस्ट्रेलिया के साथ है, उम्मीद है जीत जाएंगे। वर्ल्ड कप भी है इसी साल 50 ओवर का, एशिया कप भी है। तो क्रिकेट का शौक इनका यही है कि पूरे साल भर जो है फुल पैक शेड्यूल है, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। आईपीएल चैनल वाला सीन है कि जनता को बिजी रहे, कुछ जनता उसमें आईपीएल में बिजी रहेगी, कुछ क्रिकेट में सोचने का टाइम ही मत दो, दौड़ फेड़ करते रहो। किसी राज्यपाल का जम्मू कश्मीर में इंटरव्यू आया तो अतीक अहमद गोली मरवा वो चलवाता। अभी राज्यपाल का इंटरव्यू आया था, अतीक अहमद गोली लग गई। यही है। गांव में कह रहे थे क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेले आपने गांव में? गांव के क्रिकेट टूर्नामेंट गांव के क्रिकेट टूर्नामेंट बड़े मजेदार होते हैं। एक तो क्या है कि न संसाधन है, न कुछ मतलब प्रोफेशनल तरीके से कुछ न जानकारियां। लेकिन जब बचपन में था मैं तो वो रहता था कि कब आए। हाँ तो भाई देखो ना कितने इतने मोटे मोटे मैदान में इतने मोटे मोटे पत्थर गारे, उसी में घसीट रहे। जबकि स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम या फिर रणजी लेवल का भी स्टेडियम, बड़े लेवल का भी स्टेडियम देखोगे आपको एकदम नीट एंड क्लीन ग्राउंड मिलेगा, है पिच ऐसी वो मिलेगी आपको, अपना चेहरा देख सकते हो उस पिच पे। और गोम तक बैंग और गोड़ो हग्यूं होता है किसी बरका में, इधर क्या मोटू यूं क्या बैलेंस नहीं होता ना पिच में। तो ऐसी पिचों पर खेलते हैं गांव में लोग, इतना चैलेंज है। लेकिन नागराजा थोड़ा अच्छा है, खान थोड़ा अच्छा है। हमारे जो खोले में तो हमको उसने जीवन अच्छे ग्राउंड मिले, छोटे है ना थोड़ा। तो खान सोड़ लगा तुम पावर प्ले में ही चला जाएगा उतना 30 गज का दायरा ना। खान सोड़ बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राउंड है। वहाँ तो गिना जाता है कि कितने छक्के चाहिए जीतने के लिए। बस कितने छक्के कितने चौके चाहिए। वहाँ ऐसा थोड़ी गिना जाता है कि 66 रन, वहाँ होता है 11 छक्के चाहिए। पर जैसे बड़े मजेदार टूर्नामेंट वही तुम बोल रहा हूँ पहले, अब तो वो भी कम हो गया यार। क्रिकेट टूर्नामेंट का भी कल्चर बहुत ज्यादा था पहले, बहुत खतरनाक था। कहाँ से टीम, टीरी की टीम आती थी वहाँ हमारे यहाँ, टीरी की टीम, ऑडियंस आती थी देखने, आइसक्रीम वालों के टाइम बिक्री होती थी, बेस्ट कमेंटेटर का अवार्ड मिलता था मुझे 2-3 साल। तो अब वो भी बाहर हम पहले मैच में हो जाते थे हार के, तो फिर पूरे टूर्नामेंट में क्या करना था, कमेंट्री करनी थी। तो वो एक पैशन अलग था। अब ये भी हो गया कि लड़के भी नहीं बचे, है ना, अब खाने कमाने वाले हो गए। एक परसों एक हमारे गांव के बड़े सज्जन भैया हैं, सज्जन भैया नहीं मतलब एक बड़े सज्जन की व्यक्ति हैं। हाँ तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। ऐसी बात चली ना कि बल पे खान सोड़ कन भीड़ रहे थे, क्रिकेट रन था छोड़ खेना, अब बल के इंटरेस्ट ही नहीं है। बल इंटरेस्ट क्या छोड़ा भी तो नहीं वाला पे तो ना बल कि 30 साल वेगिन 32 साल वेगिन और 10 में 6 बार फेल वेगिन और गोई घूमना
तस्वीर घूम घूम क्या करता हूँ क्रिकेट खेल जो अब बल फेल तो छोड़ दे अब स्कूल में मार भी नहीं सको अब 67 पास नंबर होना एजेंसी 18-20 साल होना से तो वो भी एक रीजन है वाकई मगर गहराई से सोचो पहले 6 बार फेल 8 बार फेल क्या करना टूर्नामेंट खेल ही रहे हैं तो अब वो ट्रेंड है नहीं अब तो भाई इतने जागरूक भी हो गए कि 18-20 साल का लड़का हो तो कुछ नहीं फेल ही हो रहा तो फिर नौकरी करने निकल कोहली में एक टीम है बहुत भयंकर आपने उसका नाम सुना होगा किसका बब्बर 11 बचवाड़ उसके कप्तान आप हैं नहीं वो हमारे नहीं वो तब की टीम है जब पुरानी टीम रहती थी जब हम चाचा लोग खेलते थे क्लब के नाम है लेकिन अभी तक गांव के लड़कों की टीम जाती है उसका नाम बब्बर 11 है हमारे बब्बर 11 की एक और खासियत है बाहर के बंदों को नहीं खिलाते गाँव हाँ अभी तक है वो एक बार जीते भी हैं हमारी भी एक खासियत है हम बाहर के नहीं खिलाते हैं सब बाहर के रखते हैं हम एक बार हमारी टीम खेली थी गांव की टीम तो उसमें हुआ क्या था कि टीरी की टीम आती थी वहाँ मैक्सिमम हमारे यहाँ काम साइड है टीरी मेन टीरी की टीम अखोड़े भी होते अखोड़ी की भी आती थी लेकिन टीरी की मेन वो बड़े क्लब क्रिकेटर है वो मतलब बाद में पता चला अच्छा वहाँ के लड़कों से बोला ये तो भाई क्लब खेलते हैं तो वहाँ की टीम आती थी तो हर साल वही जीतती थी एक साल क्या हुआ कि उनको आते हो गए लेट अब मैच का टाइम हो गया उनका मैच हमारी टीम के साथ शायद अच्छा कमेटी की टीम के साथ और मेरे ख्याल से होगा बाहर खिलाड़ी उनके 8-9 ही पहुंचे पूरे नहीं पहुंचे अब बाहर हो गए मैच खेलेंगे तो क्या करेंगे तो इन्होंने कहा कि आप एक काम करो आप खेलो हमारी टीम से उनके खिला दिए 9 खिलाड़ी और हमारी टीम के हमारे गांव के 2 खिलाड़ी समझ लो टीम कैसे बन गई 9 खिलाड़ी टीरी के 2 खिलाड़ी हमारे तो खेले गेले फाइनल पहुंच गए पहुंचना ही था फाइनल पहुंच गए तो एक और खिलाड़ी बुला दिया अच्छा टीरी 10 खिलाड़ी टीरी के और कप्तान जो कोहली का अच्छा वो भी गए टॉस करने के लिए उसके बाद तो बैठ जाओ तो फाइनल जीत गए गुडवर सिंह है हमारे यहाँ के लीजेंड है गुडवर सिंह पुरुषोत्तम भाई ये तो क्रिकेट के बिरजू भाई बिरजू भाई तो पंजाब से प्लेयर पंजाब से लाया रे मनीष पांडे आ रहा है मनीष पांडे हाँ अरे भयंकर बेवकूफ बनाया बिरजू भाई ने हमारा बल तू भी था उस टीम में हाँ टीम में नहीं था उस टाइम था कि बोला मनीष पांडे ने आईपीएल में सेंचुरी मारी थी उसमें है ना फर्स्ट सेंचुरी थी वो किसी इंडियन की आईपीएल में अब इतना पता था मनीष पांडे उत्तराखंड का है बोला मनीष पांडे बुला रहा हूँ खेलने के लिए मैंने मनीष पांडे बोला आईपीएल वाला अरे हाँ भाई बोल मैं अगर बोला मनीष पांडे आएगा 6 लोग आएंगे पंजाब के 6 लोग पंजाब से बुला रहा हूँ मैंने कहा होगा भाई और 4 लौंडे खड़े हो गए रोड पे मनीष पांडे आने वाला है मनीष पांडे आने वाला है मैक्स में आए पीछे 6 लोग बैठ गए अभी उतरेगा तभी उतरेगा कौन भाई मनीष पांडे हैं मनीष पांडे थी बोली मनीष पांडे वो काम लकी पांडे था पर थे प्लेयर वो ठीक पर मनीष पांडे नहीं था वो गलतफहमी हो गई थी अच्छा हमने सोचा मनीष मैं तभी बोले आईपीएल में आदमी सेंचुरी मार रहा इधर आएगा खेलने और वो मैक्स में वही ब्रिजेश भाई भी हाँ आज की डेट में मनीष पांडे शिफ्ट हो गया बेंगलोर उत्तराखंड का नहीं रहा हुआ तो यही तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का इतना टैलेंट है जो जैसे हम बात कर ही रहे इतना क्रिकेट खेल रहे हैं गाँव में लोग पहाड़ों में लोग तो अब एसोसिएशन को मान्यता मिली अब बीसीसीआई से अब मान्यता मिली तो अब कभी वहाँ वो स्कैंडल हो रहे हैं अभी हाल ही का स्कैंडल ताज़ा है ना वो कोच जो है फीमेल क्रिकेटर से कैसी बात कर रहे हैं ऑडियो वायरल हुई उससे पहले की बहुत सारे स्कैंडल है ना जो ट्रायल में जो टॉप 15 तक पहुंच रहे हैं तो सुनने में बहुत पॉलिटिक्स चलती है इंडिया में सुनने में आ रहा है उसके बाद पैसा चल रहा है सुना है आरोप है तो सारे खेलों में फुटबॉल को तो बैन नहीं कर लिया हाँ फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने बैन कर लिया अपने ही वो है ना उनके अपने मसले मसाइल हैं तो ये यार खेल में लगा पॉलिटिक्स ने भी काफी बर्बाद किया वैसे थोड़ा लूटा क्रिकेट ने थोड़ा लूटा पॉलिटिक्स ने थोड़ा ज्यादा है ये क्या है अंडे की क्रेट ये तुम कैमरा पे दिखाना चाहिए भाई हाँ ये तो पूरा ऑन ही रहेगा मतलब गाइस लो बजट है थोड़ा सब्सक्राइब कर दो सुपर थैंक्स अच्छा सुपर थैंक्स वाला ऑप्शन नहीं होगा ना तुम्हारा ना कोई बात नहीं तुम्हारी जगह मुझे दे सकते मेरा प्लेयरों का प्लान हो रहा मतलब प्लेयर सबका ही प्लान हो रहा है भाई साहब प्लान पे आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 2014 में आपके और ब्रह्म कमल फिल्म्स था उसका ना प्रोडक्शन वो काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी मैंने बनाई थी मतलब मेरे तो बहुत कम रोल था उसमें असली मतलब उसके करता जड़ता जो थे अखिलेश बुढ़ाकोटी जी थे अमित गुसाई जी भी थे थोड़ा तो इन लोगों का वो कॉन्सेप्ट था कौन सी स्टोरी दिखा क्या स्टोरी दिखा प्लान था उसमें था उत्तराखंड में माइग्रेशन बहुत यार बड़ा खतरनाक वो डॉक्यूमेंट्री थी वो बहुत सारे चैनल्स पे भी चली उसके बाद जहाँ हम गए हमने वहाँ वो डॉक्यूमेंट्री चलाई पैसे नहीं लिए हालांकि ऐसा कोई कमर्शियल टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं
तो उसमें माइग्रेशन क्यों हो रहा है, क्या कारण है, कहाँ पर क्या है, उसमें बहुत सारे एंगल्स को कवर किया था, बहुत तगड़ी रिसर्च करी। साइंटिफिक एंगल भी कवर किया था, सामाजिक एंगल भी कवर किया था। सब 6-7 जिलों में घूमे थे, वहाँ पर जा करके वहाँ के लोगों से बातचीत की थी, एक्सपर्ट लोगों से बातचीत की थी। तो डेटा भी उसी समय का याद है, कितने गाँव पर, 16,793 गाँव उत्तराखंड में। अच्छा। तो बंदर समस्याएं क्या क्या हैं, किसान क्यों परेशान है, क्यों जो है काश्तकार बढ़ नहीं रहा है, ये सब चीज़ थी उसमें। क्यों हो रहा है आपके हिसाब से प्लान? एक्सपोजर भी देखते रहो होने के, तो क्या है पलायन होने के तो बहुत कारण है। अब पलायन एक तरह से कौन सी कोई बुरी बात भी थोड़ना है। पलायन बोल दो संभावना की तलाश, है ना, हमें तो एक तरह नहीं। हाँ, हमें पलायन गांव में क्या है कि काम के लिए पलायन है ना, टोटली पलायन तो है। अब धीरे धीरे हो रहा है, जैसे पूरा शिफ्ट होकर के देहरादून ही आ गए साहब, है ना, दिल्ली चले गए साहब, ये सीन है। बाकी जरूरत है, तभी जरूरत के लिए जा रहे हैं, जरूरत के नहीं जाएंगे उस दिन के लिए सब ठीक हो जाएगा। तो पलायन भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो है पलायन भले हो जाए, लेकिन जो इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम वहाँ फिर कुछ दो ही मत। अच्छा। मूलभूत सुविधाएं भी मिलनी चाहिए गाँव में। कितनी चैलेंजिंग है आपको तो बताइए, है ना। अभी भी हम देख रहे हैं कि वो डंडी कंडी पे मरीज को ले जा रहे हैं, है ना, प्रेग्नेंट औरतें जो है, कहीं रोड नहीं मिल रहे, रास्ते में बच्चे को। मैं भी गया था ओसला। हाँ, ओसला है मेन रोड से 12-13 किलोमीटर वैसा, वहाँ जाने पूरे दिन लग जाता। बताओ, अब कोई यहाँ बीमार होगा तो कैसे करेगा, क्या करेगा, कोई प्रेग्नेंट होगी कोई महिला तो बड़ी दिक्कत है। कोई गिर गया, हॉस्पिटल ले जाना है, एजुकेशन चाहिए, है ना। पहाड़ों में एक और समस्या आजकल जो उतनी नोटिस नहीं हो रही है, जो यहाँ से हमारे पहाड़ से जो लड़कियाँ हैं वो गायब हो रही हैं धीरे धीरे। कोई भाग रही है, किसी का पता नहीं चल रहा है कि रात में कहाँ गए वो भी। हाँ, नोटिस मतलब हो भी, नोटिस नहीं, क्योंकि धीरे छोट मोट कैसे एक वहाँ से आया, एक वहाँ से आया। हाँ, ये थोड़ा वो भी है क्या, प्रेम हो जाता है बहुतों को। प्रेम गलत लोगों के खतरनाक ही हो रहा है प्रेम। अच्छा, खतरनाक तरीके से भागने की क्या जरूरत? वो ये भागने की क्या जरूरत है, वो भाग ही रहे हैं। ऐसे तो केस जो हैं बथेरे मैंने भी सुने हैं, बथेरे भी। मतलब कि ज़्यादातर केस में वही है कि जो ये आपका वो रहता है, लव जिहाद तो नहीं, लव जिहाद नहीं, जो आपका लव जिहाद भी हो सकता है। देखिए ये लव जिहाद वो तो एक अलग बात है, छोड़ो उसको। लव जिहाद, लैंड जिहाद, लैंड ये जिहाद जो किसी के पीछे जोड़ दो वो तो। लेकिन एक और है यार, जो अंगों की एक बिक्री, और जो ये देह प्रथा में उसको, उसमें करेक्ट बात, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ट्रैफिकिंग जो है, ये मैं ऐसी बहुत लोगों के मैंने सुने भी हैं, क्योंकि इस फील्ड में सुनने को मिल जाता है ना। तो कहीं रेस्क्यू करवा दिया, तो मान लो किसी को दिल्ली से करवा दिया, जीबी रोड बड़ा फेमस है देह व्यापार के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होकर के वहाँ जाते हैं। अच्छा, है ना। तो वहाँ पता चला बहुत सारे लोगों का रेस्क्यू, तो कैसे आए, मतलब प्रेम प्रसंग में फंसे, प्रेम प्रसंग वाला ले आया सपने दिखा के, वहाँ ला के बेच दिया गया। हाँ। तो मैक्सिमम लोग तो इसी का शिकार हो रहे हैं, है ना। अब जो आदमी ट्रैफिकिंग कर रहा है, कहाँ से ट्रैफिकिंग होती है, नॉर्थ ईस्ट से, नेपाल से, उत्तराखंड भी उसी की सिमिलर स्टेट है। लोग बड़े सीधे हैं, भोले हैं, फंसाना बहुत इजी है। तो उसके हिसाब से जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक बड़ा हाथ है इसके पीछे, कि जो भाग रहे हैं लगातार, या फिर इस तरीके की चीजें हो रही। एक और कुप्रथा दिखाई देती है पहाड़ों में, शराब की। शराब की कुप्रथा, शराब की पहाड़ों में ही क्यों, पूरे देश में ही एक तरीके से। हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ ग्लैमराइज और वो किया जाता है इस चीज। हाँ, अब रोमांटिसाइज किया जाता है कि नहीं, रोमांटिसाइज भी नहीं, एक तरीके से ये भी देखे कि शराब जो है, अच्छा, शराब जो है उसको बंद करवाने के लिए बहुत सारे गांवों में जो है आवाजें भी उठ रही हैं, आंदोलन बड़े होते हैं बहुत बार, महिलाएं ज्यादातर करती हैं। हमारे यहाँ भी आजकल जो है बड़ा वो चल रहा है कि हम शराब को सार्वजनिक कार्यक्रमों में खासतौर पर बंद करवाएंगे। लेकिन जिसको उसके लिए काम करना चाहिए, सिस्टम को काम करना चाहिए कायदे से ना। काम शराब बंद कौन करे, तुम्हारे में तो करेगी नहीं। तुम्हारे में लोगों को तो बता ही सकते हैं। अरे लोगों को बता सकते हैं, तुम्हारे बताने से सुधरते लोग। यहाँ पर हमारे नशामुक्ति केंद्र क्यों खोलते हैं? इकोलॉजिकल बात ये भी है ना, हम जागरूक कर सकते हैं। मान लिया हमारी जिम्मेदारी है, हमने जागरूक कर लिया, भाई साहब शराब ना पियो, तू गो मजा जरा, जो सब जहां केवल तुम्हारी अगल बगल तो तैसे पकड़ते समझे देखो जरा ना तेन दुई गाल सुना तो ईयरफोन बगल तक है ना, तय काम बड़ा खतरनाक है। सप्लाई चेन भी तो कटनी चाहिए कहीं से। बैन नहीं कर सकते इसको? बैन कहाँ से करेंगे? राजस्व उसी से ही आ रहा है। तुम्हारे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं,
सैलरी अटक जाएगी। तो अच्छा। बैन करने का वही है ना। हाँ। हैं? अब क्या हो गया कि मिनी मिनी ब्रांच जो है वो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। मान लो जो अधिकृत ठेका है वो कहीं पर है, लेकिन गांव में सप्लाई है। एक बहुत तगड़ी चेन बन चुकी है। अच्छा, इसको अवैध ब्लैक रूप में से- बिक्री मतलब? ब्लैक में बड़े धड़ल्ले से। और अच्छा। सिर्फ एक दो जगह की बात नहीं है, हर जगह पूरे स्टेट में इस तरीके से हो रहा है। तो मेन है पहले कम से कम सिस्टम तो कुछ करे। अब वो क्या करना चाहिए सिस्टम? अरे यार सिस्टम अगर होता ईमानदार है तो अभी तुम ये लगा लो पुलिस अपने पे आ जाए तो यूपी में गाड़ियां पलट रही हैं, खड़े खड़े जो है मार दिए जा रहे हैं, तो सिस्टम अपने पे आए तो शराब बंद नहीं करवा सकता। ये बात है ना। तो वो सिस्टम को भी थोड़ा इस मामले में करना चाहिए। लोग तो खैर करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फिर उभर करके कुछ लोग नेतागिरी में चले जाते हैं। अच्छा। शराबबंदी आंदोलन एक बहुत बड़े पैमाने पर अगर कर दिया तो इमेज बन गई, कुछ लोग इस तरीके से करेंगे। लेकिन असल काम तो जिसको करना है तो वो तो कुछ उनका तो राजस्व ही वही है ना मेन। आपने तो मेरा प्लान एक्सपोज कर दिया सबके सामने करके राजनीति में जाने का। अच्छा तो इनका प्लान था जो है शराबबंदी का एक आंदोलन चलाएं और फिर जो है राजनीति में घुस देगा। राजनीति में जाने का। बहुत व्यवहार का इंटरव्यू किया तुमने, लक्षण तो नहीं आ रहे? वो कहना थोड़ा अति संयोक्ति होगी। आप आईएएस के दौरान या फिर उसके उस टाइम पे आप एक जनरल वो है कि गांधी परिवार नेहरू परिवार को लेके एक नेगेटिविटी है। तो मैं इसी मामले में पूछना चाह रहा था कि आपका कोई फेवरेट पीएम कौन है? मतलब अभी मॉडर्न में कोई है कि जो या फिर 47, 51, 52, 62 के टाइम पर कोई? क्या लग रहा था? मोदी जी बोलूंगा मैं। मोदी जी आपके फेवरेट हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मोदी अच्छे आदमी है। नहीं फेवरेट नहीं, लेकिन देखो प्रधानमंत्री तो देश का कौन कहेगा कि ये गलत प्रधानमंत्री? नहीं, वो तो जनादेश से बनाया गया। जनादेश से बना गया भाई, है ना। तो लेकिन इस देश ने बथेरे प्रधानमंत्री देखे हैं, ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि जिनकी बीवी ने उन्हें छोड़ दिया। ये ना डायल तो किसने छोड़ा? मोदी जी। अच्छा अच्छा, हाँ मोदी ठीक। जी ने अपनी बीवी छोड़ दिया ना। अच्छा, ये इसको कट कर देना। हाँ ठीक ठीक। अच्छा यार खत्म प्राइम मिनिस्टर कौन था यार? मनमोहन सिंह के बारे में क्या विचार? इस देश के प्रधानमंत्रियों की अगर बात करेंगे ना तो हर किसी ने कुछ ना कुछ दिया है। सबका कंट्रीब्यूशन रहा है थोड़ा थोड़ा। चाहे नरसिम्हा राव कितना भी खत्म हो, ये कर दिया वो कर दिया, उनकी भी अपनी दी गई बहुत सारी चीजें है ना। लाल बहादुर शास्त्री थे ये लीजेंड। नेहरू को इतनी सब ज्यादा गालियां पड़ती होंगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन जिस समय में आपका इतना बड़ा देश आजाद हो रहा हो, उस समय नया बना, उस समय प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें इस देश को दी है ना। तब जाकर के तो आज आप और मैं यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा। जो तमाम चीजें हैं, पंचवर्षीय योजनाएं देख लीजिए आप, दुनिया भर की चीजें यार। इसरो खैर थोड़ा बाद में, वो तो एक प्रोसेसिंग में था, ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में था। ये तमाम चीजें थी, सबके अपने अपने कंट्रीब्यूशन हैं इस देश के लिए। नरेंद्र मोदी के अपने हैं, इससे पहले मनमोहन सिंह थे, उनके अपने हैं। तो अब लेकिन जिस तरीके से ये भी गलत बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिससे टारगेट किया जाता है। फेक इन्फॉर्मेशन का जमाना आजकल इतना तगड़ा है, सोशल मीडिया पे ही आपने सुना होगा। नेहरू जबल मुसलमान था और वो ऐसा था, और राहुल गांधी का दादा वो था, उसका वो था। तो वो गलत बातें हैं। इतना भी मतलब एक तरीके से एक तरफा नहीं बहना चाहिए सब चीज़ों। हाँ वो नेगेटिविटी भी हो सकती है किसी चीज़ की। इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जो है मेरे हिसाब से तो मुझे तो जो मतलब एज ए फेवरेट कुछ नहीं है। आप लोग बोलेंगे भाई कांग्रेसी है, कांग्रेसी नहीं हूँ मैं कहीं से। तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल, हाँ बिल्कुल, इंदिरा गांधी का कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा। अच्छा है ना। उनको तो बड़ा बोला जाता है कि बड़ी हाँ, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कंट्रोवर्सिया भी बहुत तगड़ी थी। इमरजेंसी जिस तरीके से लगी, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा इमरजेंसी का, लेकिन उनके अच्छे काम भी बहुत सारे हैं। इमरजेंसी भी लगी तो उसके भी कुछ कारण थे। अच्छा। और जो इंदिरा गांधी ने बाकी काम किया, अब ये लगा लीजिए कि बांग्लादेश विभाजन, इतनी खतरनाक स्टोरियां हैं। जब आप इनके बारे में डीपली पढ़ते हैं, आप इमेजिन करते हैं कि भाई साहब एक प्रधानमंत्री, ऐसी प्रधानमंत्री जिसको गिराने के लिए खुद उसी की पार्टी हाथ पैर सारे एक लगाए, मुरारजी देसाई के कामराज ये सब जो भी थे, है ना। इंदिरा गांधी ने उन्हें कोई ठिकाना लगा दिया, अपने गृह मंत्री से ही इस्तीफा दिलवा दिया। पार्टी को ही तोड़ दिया, लहजा दो अलग अलग टुकड़े कर दिए। इस तरह के काम। प्रीवी पर्स मिला करता था देश के लिए। क्या किया पर ये तो पार्टी की? अरे प्रीवी पर्स मिला करता था उससे पहले तक राजाओं को। अच्छा, जो इसके बारे में मुझे थोड़ा। प्रीवी पर्स को खत्म करवाया। सबसे बड़ा संविधान का जो संशोधन था वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ, 42वां। हाँ, उसमें कुछ 42वां। उसमें कुछ चीजों में कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन कुछ चीजों में इंदिरा गांधी ने जो है स्टैंड लेकर के, जिसको कहते हैं मजबूत स्टैंड लेना है किसी चीज के बारे में, अगर प्रीवी पर्स को खत्म करवाया। प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स मिलता था ना ये राजाओं को,
जो राजशाही जो रजवाड़े थे, जो रियासतें थी जिनको विलीन किया गया था, तो उनको प्रीवी पर्स मिलाकर अच्छी खासी रकम मिली करती थी। अच्छा, हाँ। मुआवजा टाइप। मुआवजा अय्याशी के लिए। अच्छा, एक तरीके से। हाँ। तो बोझ था। हाँ। उनके जो महल वहल थे उनको होटल में तब्दील करवा दिया गया। अच्छा, इंदिरा गांधी की तरफ से। उनसे जमीनें ले ली गई। जमीनें सब ले ली गई। आपके बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ उसके बाद। अच्छा, उसी टाइम पे हुआ। हाँ, बहुत सारी चीजें इंदिरा गांधी। लैंड रिफॉर्म भी हुए थे। लैंड रिफॉर्म तो प्रोसेसिंग में ही था ना, खैर। लेकिन इंदिरा गांधी टाइम पे बहुत काम हुए थे यार। बांग्लादेश विभाजन हो गया तुम्हारा, पाकिस्तान के साथ वॉर हो गई 2 बार हुई थी। पाकिस्तान के साथ वॉर 47 में हुई थी, 75 में तो वो वाली हुई थी। 75 में। हाँ, तो बांग्लादेश विभाजन हुआ, इसको काट देना जहाँ पर वो लगेगा ना, कंफ्यूजन लोगों ने इतना पता नहीं आया, इसकी तैयारी की बोले इन्होंने। तो ये सब चीजें, अब वो तो बड़ी खतरनाक कहानी है। ये बांग्लादेश फॉर्मेशन की क्या कहानी, उसमें कितना योगदान था उनका? इंदिरा गांधी, आप बताइए। बड़ी खतरनाक कहानी थी वो बांग्लादेश विभाजन वाली जो है। उसमें तो हम इतने गहरे संकट में पड़ गया था इंडिया, कि आप ये लगा लो कि यूएस की 7th फ्लीट कहा जाता है जिसे, अमेरिका की 7वां बेड़ा। अच्छा, यूएस ने भेज दिया था। कहाँ? भारत पर हमला करने के लिए, अरब की खाड़ी में। हाँ बिल्कुल, पढ़ा आपने? अरब सागर पढ़ा है? थोड़ा बहुत पढ़ा है ना। तो फिर किससे ट्रीटी की थी हमने? इंदिरा गांधी ने रशिया से की थी उस समय पे। रशिया को इसीलिए हमारा मित्र माना जाता है। अच्छा, क्या ट्रीटी करी थी? मेरे ऊपर से पता है। जहाँ अमेरिका के अगेंस्ट कौन खड़ा होगा? यूएसएसआर, कोल्ड वॉर। यूएसएसआर होगा बस। तो इंदिरा गांधी चली गई उस समय पे। इंदिरा गांधी लेडी तो दबंग थी ना, एक स्टैंड लेने वाली लेडी थी ना, आयरन लेडी इसीलिए थोड़ा ना कहा जाता है। उससे पहले तो बोलते थे कि इंडिया हम न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर होना चाहिए। आज की डेट में भी तो कोई ना कोई साथी चाहिए। आज की डेट में भी तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी बोल रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि हम जो है, हमारा क्या था परमाणु का सिद्धांत कि हम जो है फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन अब बयान क्या आ रहे हैं इस सरकार के शासनकाल में, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे लेकिन चुप भी नहीं रहेंगे। अच्छा, तो घुमा फिरा के हम कहीं ना कहीं दे रहे हैं ना मैसेज एक दूसरे को। यूएसएसआर के साथ तो उस समय पे जो इंडिया के लिए सही था वो इंदिरा गांधी ने किया, यूएसएसआर ने साथ दिया, यहाँ बांग्लादेश का विभाजन कर दिया, घोषणा कर दी संसद भवन में बंगाल विभाजन। उसको डिटेल से पढ़ना कभी इत्मीनान से। अच्छा, बल्कि जो दर्शक भी देख रहे हैं, ये फालतू की चीजें मत देखा करो। एबीपी की न्यूज़ की बहुत बढ़िया सीरीज थी वो, प्रधानमंत्री। हाँ भाई साहब, तुम वो प्रधानमंत्री पूरी YouTube पे अवेलेबल है? अरे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। अच्छा, प्रधानमंत्री सीरीज बड़ी तगड़ी रिसर्च है उसमें। हर प्रधानमंत्री के ऊपर है वो? सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में। अच्छा, बड़ी तगड़ी रिसर्च है उसमें। और बल्कि ये काम किया करो, अपने बच्चों को भी ये काम करवाओ, सिखाओ। मतलब अगर देखते हैं तो या तो ये देखो, या तो किताब पढ़ लो। स्पेक्ट्रम जो किताब है उसमें बड़ी डिटेल से कहानी है। इंडिया आफ्टर नेहरू। अच्छा, इंडिया आफ्टर गांधी। मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी उनकी, आजादी के बाद भारत, रामचंद्र गुहा किताबें, उनको पढ़ो, है ना। हमारे इतिहास में ज्यादातर 1947 तक ही पढ़ाया जाता है। हाँ, उसके बाद नहीं पढ़ाया जाता ना, उसके बाद इन किताबों में मिलेगा ना उसको, इंडिया आफ्टर गांधी। अच्छा, भारत के आजादी, रामचंद्र गुहा किताबें हैं मेरे पास पढ़ी हुई है, तो उसमें पूरा आजादी के बाद। आजकल मैं मूवी देखी थी वो वेब सीरीज रॉकेट बॉयज 2 देखी आपने? 2 नहीं देखी मैंने, वो आधी तक देखी थी फर्स्ट वाली सीरीज, लेकिन 2 अच्छा है। असली कलाम पे ना नहीं, कलाम में छोटा रोल है, मेन तो जो आपके विक्रम साराभाई और होमी जागीर बाबा थे। होमी जागीर बाबा ने बार्क और वो एटॉमिक रिसर्च पे काम करते थे, तो एटम बम और वो सब उन्होंने बनाया था। और साराभाई का स्पेस से लेके ब्रॉडकास्टिंग और जो इसरो डीआरडीओ का सब उन्होंने ही किया था। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम से जो लोग जुड़े, बड़े बड़े लोग, उनकी जो मृत्यु है वो भी बड़े रहस्यमय तरीके से हुई। सीआईए का पूरा इन्वॉल्वमेंट देखना, सीआईए ने किस तरह से जिस प्लेन में भाभा बैठ रखे थे, उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया और कैसे वो टकरा गया। सीआईए वाले तो बड़े हरामी लोग। तो आपने देखी जब चीजें, आपने जब पढ़ी तभी तो पता चला। तो ये चीज पहले वो ड्रामेटाइज और वो कर रखा था, लेकिन उसमें भी दिखा रखा था कि नेहरू और जो ये इंदिरा गांधी है, इन्होंने किस तरह से, मतलब जो नहीं तो हम एटॉमिक पावर नहीं होते, स्पेस पावर नहीं होते। इंदिरा गांधी ने कर दिया। उससे पहले नेहरू करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे ना। क्या क्या करोगे तुम, आजाद हुए तो उस समय दूसरा सीजन पूरा देखना। हालांकि वो जो फाइनल जो किया ऑफिशियली मतलब तरीके से, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हमारा जो है न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, है ना। उस समय पे भी अटल बिहारी वाजपेयी का भी कार्यकाल बड़ा तगड़ा था। उस समय भी इच्छा शक्ति थी, हमारे पास कुछ था तो है नहीं। यूएस जो है नजर रखता था। वो फिल्म भी तो बनी, कौन सी फिल्म बनी थी? अक्षय कुमार की थी, पोखरण। अक्षय कुमार की ना, लेकिन उससे ज्यादा डिटेल में रॉकेट बॉयज 2 उसमें उससे ज्यादा डिटेल तुम वो भी देखोगे तो उसमें मिल जाएगी, सारी ओरिजिनल फोटो के साथ प्रधानमंत्री। अच्छा,
ठीक ठीक। कौन सी मूवी देख रहे हैं आजकल? आजकल मूवी देखने का समय नहीं मिला, आजकल तो मैं भेजी बोला बातचीत देख रहा हूँ। ऑन रिपीट। हाँ रिपीट एकदम 24 घंटे, वाईफाई हमारे पास फर्स्ट क्लास। आजकल मूवी ज़्यादा नहीं है, अच्छा, बस मजे के लिए कभी कभार यूट्यूब पे देख लिया। बाकी जो है आजकल तो आ भी क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं आ रही है आजकल। चलो बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या, बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलो तब ठीक है, मिलते हैं। आपने आए अब इस पॉडकास्ट पे, अब आगे भी मिलते रहेंगे। आगे पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत हमारे पॉडकास्ट में आप आइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने दर्शकों को कहा है आपका एंगल, आपने दर्शकों को बोल दीजिए। हाँ तो जो है मेंशन कर दिया जो मैं लिंक दे दूंगा इनका, इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है, इनका जो पॉडकास्ट चैनल है, इनका जो यूट्यूब चैनल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपसे एक और चीज़ पूछो, खान सर से मिलना कैसे रहा? फर्स्ट क्लास रहा, बढ़िया रहा। इन्होंने खान सर से भी मिल रखे हैं। खान सर के साथ इनकी वीडियो है, उसी का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़े बड़े लोगों से मिले। और भेजी बोला बातचीत छोटा मोटा पॉडकास्ट नहीं है, बड़े बड़े लोगों को लाते हैं। नंबर 1 पॉडकास्ट शो, क्योंकि बातचीत जरूरी है। हर बुधवार सुबह 6 बजे स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई यूट्यूब पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो खाली